जी। दिख, दिखने में कमी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। हम्म। क्वेश्चन बढ़िया से लिखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था। अवध के संस्थापक कौन था? सबको पता है, साहब। सादत खान था। मुर्शीद सादत कुली खान खान। नहीं होगा, बंगाल का होगा, ठीक है। अलीवर्दी खां बंगाल का था, स्वराज खां वहां का था। ये सादत खां ही हो जाएगा, ठीक है। ये स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना कब हुई थी, कितने ईस्वी में हुई थी? 22। 22। 1722 में, बाईस ठीक है। में। इसमें बोलना है मॉडर्न हिस्ट्री, हम कम बोलेंगे, ठीक है। सादत खां, बुरहान उल मुल्क, ये जो है नाम कभी कभी ये भी दे देगा, ये नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। जब मोहम्मद शाह था मुगल सम्राट, तो अवध के सूबेदार उसको नियुक्त किया, ठीक है। मोहम्मद शाह ने इसको अवध का जो है सूबेदार नियुक्त किया। और अवध जो है अंग्रेज और मराठा राज्य के सेंटर में आता था, इसी को इसको बफर स्टेट बोलते थे, ठीक है। मतलब अंग्रेज सोचता था कि मेरा बफर है, क्योंकि मराठा बहुत लड़ाका था। ये जो मतलब होता है ना, वो भैंस की तरह जो सिंह है, वो जाके किसी का पेट फाड़ देगा। तो मराठा राज्य लगभग वैसा ही था। तो अवध को वो हमेशा चाहता था कि बफर स्टेट के रूप में हम बना के रखें, बीच में रखें, ताकि हम सुरक्षित रहे। तो अंग्रेज और मराठा राज्य के मध्य में था कौन? अवध, ठीक है। और मोहम्मद शाह ने सादत खान को अवध का क्या किया, सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है। सूबेदार। और पश्चिम में कनौज से लेकर पूर्व में कर्नाशा नदी तक फैला हुआ इसका क्षेत्रफल है। इसकी राजधानी फैजाबाद थी, ठीक है। 1775 में अवध के नवाब आसफ उद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ट्रांसफर कर दिया। और अवध राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था, ठीक है। क्या था? दुधारू गाय अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों को बफर स्टेट मतलब कहला, मतलब वही जो हम बता दिया आपको कि ये हमेशा जो है अंग्रेज को डर रहा था कि मराठा कभी भी घुस के फाड़चीर कर देगा। तो इसको हम बफर के रूप में, स्टेट के रूप में बना के रखे, जिससे अंग्रेजों ने चाहा मतलब कि कह रहा है दुधारू गाय था, जब चाहो तब दो क्या। जैसे अभी बफर स्टेट को लेके देखेंगे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, भू राजनीति में बहुत सारा विवाद चल रहा है, ठीक है। अभी उधर इजराइल बोल रहा है बफर स्टेट बनाएंगे, कहाँ पर बनाएंगे? कौन सा नदी है, याद है? जो हमास का उससे युद्ध चल रहा है, कौन सी नदी है? संतोष सर कहाँ गए, बताइए हो। हम वो लगते हैं। संतोष सर कौन नदी को बोल रहा है कि उस नदी तक हम सब बफर स्टेट बनाएंगे इजराइल? अभी उसी बात को लेके जो है युद्ध नहीं रुका, यूक्रेन वाला, यही वाला, ईरान इजराइल और यूएसए वाला। नहीं याद है, देखिए, ठीक है। और सेम मतलब कि बफर स्टेट को लेकर बहुत युद्ध है। रूस यूक्रेन भी युद्ध हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं बफर स्टेट को ही लेकर हो रहा है। अमेरिका जो अटैक किया इस पे, मतलब जो उठा लिया उसका राष्ट्रपति को, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, बफर स्टेट को लेके, मतलब सब बफर स्टेट को लेके ही था। सब चाहता है कि हमारी सुरक्षा पहले हो, हमारे आसपास में कोई भटकना नहीं चाहिए। ऐसी शक्ति जो कभी भी भविष्य में हम पे क्या कर दे, आक्रमण कर दे। तो बस वही बात है, मतलब हम कहीं से कहीं आपको ऐड कर दिए। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय राज्य जो है अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? तो अब बोलना है दुधारू गाय कौन सा हो जाएगा। अवध। अवध हो हाँ, जाएगा सब। अवध के नवाब की प्रथम राजधानी कहाँ थी? अभी देखें, पहला राजधानी कहाँ था? फैजाबाद। फैजाबाद था। अब फैजाबाद से फिर ट्रांसफर करके कहाँ ले गया था? लखनऊ ले गया था लखनऊ। दोबारा। लखनऊ। 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 हाँ। 18वीं शताब्दी में अवध का सबसे पहला नवाब वजीर कौन बना? तो कौन सा था? नवाब नवाब सफदरजंग। सफदरजंग। नवाब ध्यान सफदरजंग। रखिएगा सब। हाँ, 18वीं न- शताब्दी में अवध का सबसे पहला नवाब वजीर कौन था? तो नवाब सफदरजंग। सफदरजंग। इसमें सर सादत का बुक ऑप्शन में है क्या? शहादत का होगा। हाँ है। में है। सबसे पहला वजीर नवाब कौन था? अच्छा डिटेल देख लीजिए कि क्यों दिया हुआ है उसका। सादत खां के इसको बाद तो उसका अलग है। भतीजा नवाब सफदरजंग अवध का नवाब बना। 1748 में मुगल सम्राट अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया, ठीक है। तो ठीक है, क्या दिक्कत जी। था? अपने वंश का पहला नवाब वजीर था, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगा। मतलब यहाँ से जो है ना, मुगल सम्राट अहमद शाह था ना, वो वजीर का पद दे दिया, मतलब वजीर उसको बना लिया। उसके बाद जो भी यहाँ नवाब बनते गया सब वजीर था उसका, ठीक है। मतलब नवाब वजीर कहलाने लगा, कॉन्सेप्ट है नवाब वजीर, ठीक है सब। तो आप ये देख रहे हो कि नहीं, सादत खां पहला बना था नवाब, तो वही ना होना चाहिए, नहीं? वहाँ क्वेश्चन में नवाब वजीर। अहमद शाह जी। ने यूपीएससी डी 1748 माना में है। सफदरजंग। हाँ सर बोलिए। बोल रहे हैं यूपीएससी डी माना है, लेकिन नीचे लिखा है। अच्छा अच्छा, संघ सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी, वो ठीक है, डी माना उससे अलग बात है, लेकिन आपको जब भी पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि नवाब वजीर है, तो मतलब यही आप याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि पहला नवाब ये था, ठीक है। ठीक है सर। तो भैया
अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो 1748 में वजीर सफदरजंग था। को किसने? साम्राज्य का वजीर, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ये हिस्ट्री ऑप्शनल यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। अरे इलाहाबाद की संधि के बाद निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इलाहाबाद की संधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस पे 1765 में हस्ताक्षर किए गए थे। गलत है कि सही है? दो डेट में शायद हुआ था, बताइए कौन कौन डेट था? 65 में ही तो किया गया था। 12 और 16 अगस्त। 12 अगस्त और 16 अगस्त, ठीक है। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत दे दी की, मतलब कि दे दिया उसको ईस्ट सही इंडिया है। कंपनी को कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी आपके पास है और यहाँ का राजस्व वसूल लिया। दूसरा है कि 50 लाख रुपया के भुगतान पर अवध को उसके नवाब लौटा दिया गया, नवाबी का पद जो है रिटर्न कर दिया गया। सही है कि गलत है? सही है इसे। सही है। ये भी सही है, ठीक है। चौथा है बनारस और आसपास का इलाका अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। ये सही है कि ये गलत? तो उसी के पास रहने करा और दिया था। मानिकपुर था। कड़ा करा और और मानिक। करा और मानिकपुर था, ठीक है। तो यहाँ जगह को फिर चेंज किया, कोई दिक्कत नहीं। 1765 में बंगाल गवर्नर क्लाइव था, ठीक है, याद होगा नाम आप लोग को। इसको भेजा गया था सिर्फ संधि करने के लिए। उसने 1765 में दो संधियां की, एक मुगल शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरा अवध के नवाब के साथ, ठीक है। और दोनों इलाहाबाद में हुआ 12 और 16 को, इसीलिए मतलब इलाहाबाद की संधि बोलते हैं। अवध की संधि में क्या हुआ? नवाब और अंग्रेजों के बीच हुई संधि में नवाब इलाहाबाद का करा, देखिए, और मणिपुर, ये दोनों इलाका शाह आलम द्वितीय को देने और कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए बलवंत सिंह बनारस के जमींदार और उसकी स्टेट को पूर्ण अधिकार देने और जरूरतों के समय कंपनी को सैन्य सहायता देने का सम्मत है। मतलब उसके पास पैसा नहीं था, जमींदार को इंक्लूड किया था। बदले में नवाब के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया गया। नवाब का बोला गया हाँ तुम नवाब, तुम्हारी नवाबी रहेगी, ठीक है। कंपनी उसकी सीमा की रक्षा करने हेतु सैनिक मदद, वही जो सिस्टम था अपने वहां से पहले, ठीक है, रेजिडेंट नियुक्त करके सैनिक दे देने का, तो वो दे दिए गए। शाह आलम द्वितीय की संधि थी, शाह आलम द्वितीय के साथ संधि, मतलब वो जो सेकंड संधि था, ठीक है, मुगल सम्राट के साथ, उसके साथ हुआ। इसमें क्या हुआ? शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ गया कि हम आपके शरण में आ रहे हैं। करार मणिकपुर नवाब के दिए गए, मुगल मतलब के शासक को सौंप दिए गए इलाहाबाद के करार मणिकपुर। बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा इसकी दीवानी सौंप दी गई और इसके लिए कंपनी बादशाह को वार्षिक रूप से 26 लाख रुपए भुगतान करना निर्धारित किया गया। यही लोग कंफ्यूज करता है 26 लाख और 50 लाख में, ठीक है। 26 लाख और 50 लाख क्या है? देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दिया है मुगल सम्राट ने कंपनी को, ठीक है। तो कंपनी कुछ न कुछ पैसा देगा ना उसके खाना खुराकी के लिए, कि खाना खुराकी के लिए कैसे चलेगा, उसका जिंदगी कैसे कटेगा, समझ रहे हैं ना। तो उसको 26 लाख रुपया जो है प्रति साल राजा, मतलब कि मुगल सम्राट को खाना खुराकी मिला, ऐसे सोचिए, ठीक है, वार्षिक। लेकिन ये जो 50 लाख है यहाँ जहाँ पढ़े होंगे, ठीक है, ये क्या है? ये युद्ध क्षतिपूर्ति है। ये अवध के नवाब से लिया गया कि तुम हमको युद्ध लड़वाया, हमारा बहुत सारा, एक बार ही मिला है, एक बार 50 लाख मिला, बात खत्म, ठीक है। वो वार्षिक है। ये 50 लाख और 26 में आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि बार बार दिक्कत होता है। 1799 में किंग जॉर्ज एक को कंफ्यूजन है बादशाह नाम सर की, कि इसमें बोलिए। देखिए ना, द्वितीय संधि बोल रहा है कि मुगल के साथ हुआ था, फर्स्ट वाला मुगल के साथ हुआ था। ठीक है, तो फिर फर्स्ट वाला मुगल के साथ हुआ था। कोई नहीं, वो तो ठीक। गलती हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ 12 कर लीजिएगा, यहाँ 16 कर लीजिएगा, ठीक है। 1799 में किंग जॉर्ज को बादशाह नामा किसने भेंट की थी? किसने भेंट की थी 1799 में? किंग जॉर्ज। किंग जॉर्ज मतलब वहां का जो राजा था, ये देरावाद के नवाब ने की थी, ठीक है। बादशाह नामा की रचना मतलब जो है शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया था। ये तो कई बार पूछा गया है शायद मेरे हिसाब से, ठीक है, ठीक है। बादशाह नामा के लेखक कौन है? तो ये अब्दुल हमीद अब्दुल लाहौरी है। हमीद ये कौन? लाहौरी। 1799 में किंग जॉर्ज तृतीय को अवध के नवाब थे सादत अली खां, ठीक है, उसने बादशाह नामा उसको भेंट किया था। और बादशाह नामा जो है इसकी शाही सचित्र पांडुलिपि ब्रिटेन के विंडसर कासल में रॉयल लाइब्रेरी में संरक्षित है। 1801 में इसी ने विलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। मतलब ये कह रहा है कभी भी इसको रखा गया है, कहाँ रखा गया है? तो रॉयल लाइब्रेरी में, ठीक है। और 1801 में इसी ने जो है विलेजरी की सहायक संधि को स्वीकार किया था, ठीक है। ये तो पता है, सबसे पहले यही स्वीकार किया था। चलिए, ये क्या है? अवध के प्रशासन के बारे में पढ़े और नीचे दिए कूट का कालानुक्रम पता करें। ये क्वेश्चन बड़ा डेंजर होता है, इसको थोड़ा सा मिस्टेक ही गलती हो जाएगा। मतलब कि आप पहले इसको पढ़िए, फिर उसको सजाइए कि पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, ठीक है।
नेरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। तो प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, नैरेटिव ऑफ अ जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। दूसरा 1849-50 में जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स, ठीक है, मतलब 1849-50। और आट्रम रिपोर्ट, ये तीनों जो रिपोर्ट आया था इसको सजाना है कि कब कब आया था, ठीक है, इसी हिसाब से। तो आउटकम का रिपोर्ट कब आया था, किसी को याद है? 1856 56 55 56। हाँ, तो ये तो पता चल जाता कि 55-56 में आया है। सर 1856। हाँ, तो जो भी है 56 में, तो ये बी पहले होगा, मतलब उसके बाद 3 होगा, तो पहले 2 तब 3, तो सिर्फ एक ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो फिर अपना याद कर लीजिए, नेरेटिव ऑफ जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान 1824-25 में ये रिपोर्ट आया है। ये पादरी विशेष हवर जो है इसने लिखा था, बिशप हवर, ठीक है। ये रिपोर्ट को, ये सब अवध के संबंध में ही रिपोर्ट है। 1828 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ, जबकि जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इसको जो है 1849-50 में कर्नल सलीमन ने लिखा था, ठीक है। और जेम्स आउटरम की जो है रिपोर्ट 1856 में लिखी गई थी। इसी के आधार पर अवध जो है को अंग्रेजी राज में विलय कराया गया। हालांकि इसी में कर्नल सलीमन को बहुत दबाव दिया गया था ये रिपोर्ट लिखते थे, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया, ठीक है, नहीं माना। तो फिर आउटरम द्वारा जो रिपोर्ट बनाया गया, उस रिपोर्ट में बताया गया कि यहाँ पर शासन सही से नहीं चल रहा, कुशासन है। तो कुशासन के आरोप में जो है इसी रिपोर्ट के आधार पर इसको अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। इसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडुगुल में एक जो आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। सबको पता है फ्रेंच, ठीक है, फ्रांसीसी की सहायता से किया था। हाँ, तो पहले जो वहाँ कौन सा वंश का शासन था? वाडियार वंश। वाडियार वंश। उसका जब पतन हुआ तो अली में जो हैदर अली जो है मैसूर का वास्तविक शासक बना, और उसने अनुभव किया कि संगठित सेना होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सशस्त्र निर्माण कार्य में यूरोपीय लोग बहुत मतलब टेक्निकली आगे थे तकनीक में, इसीलिए उसने उसकी सहायता ली। 1755 में फ्रांसीसी यानी फ्रेंच की सहायता से डिंडुकुल में एक आधुनिक शस्त्रागार, शस्त्रागार मतलब होता है, समझते हैं ना आप लोग शस्त्रागार का मतलब? नहीं समझते हैं, समझिए कि जितने मतलब फौज होता है ना, हथियार गोला बारूद जहाँ रखता है घर, ठीक है, वो स्टोर रूम, ऐसे करके समझिए। तो 1755 में जो है डिंडुगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार जो है इसकी स्थापना की। हैदर अली मैसूर की आंतरिक व्यवस्था का लाभ उठाकर 1761 में मैसूर का शासक बने। इसी में शासन था, मतलब एक तो सैनिक के शायद साधारण सैनिक सब इंस्पेक्टर के पद पे शायद ये भर्ती हुआ था पहले हैदर अली, ठीक है, मतलब इलाका का हेड बना, और बनते बनते लास्ट में जो है वहाँ का व्यवस्था का आंतरिक विद्रोह का लाभ उठा के, वो दोनों भाई था, क्या नाम था दोनों को याद है? वाडियार वंश का जो शासक था नंदराज देवराज। चलिए, 1755 में डिंडुगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की? तो बस वही क्वेश्चन रिपीटेड है, क्या हो जाएगा? हैदर अली। हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, मतलब कब शासन स्थापित किया, जल्दी बताइए। 61 में, 1761 राजा घोषित किया। 1701 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? हैदर अली। हाँ, तो आंग्ल में हैदर अली, मरे हुए आदमी तरह बोल रहे हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चारों आप याद रखिएगा, ठीक है, 1 2 3 4। पहला जो है आपका कब हुआ है? 67 से 69। दूसरा कब से कब हुआ है? 80 से 84। तीसरा कब हुआ है? 90 से 92। चौथा कब हुआ? 99। 1799। हाँ, तो ये चारों आपको याद होना चाहिए। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सर्वाधिक योग्य और कुशल सेनापति था हैदर अली। तेजी से बढ़ती शक्तियों में से जो है मराठा निजाम की ईर्ष्या जागृत थे। हाँ सर बोलिए, कुछ बोल। संधि में क्या बोला? मतलब हैदर अली जो है ना, अच्छा संधि की बात, ठीक, कोई नहीं, फिर देख लेंगे। मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, कोई नहीं, ठीक हो गया। हैदर अली जो है मतलब कि इतना ज्यादा योग्य था 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, और इतना मतलब कि योग्य सेनापति, कुशल सेनापति था कि उसका जो तेजी से उभरना ना मराठा, क्योंकि बगल में उस साइड मराठा है और इधर निजाम है, तो इसकी जो है इससे जलने लगा। तो हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ मिल गया। तो कौन कौन मिलेगा? मराठा, निजाम और अंग्रेज, ये तीन मिलकर त्रिगुट बना लिया, ठीक है, मराठा, अंग्रेज और निजाम, ये तीनों। मराठा और निजाम क्यों मिल गया था? क्योंकि हैदर अली बहुत ज्यादा
ग्रो कर रहा था तेजी से, ठीक है, और बहुत ज्यादा योग था। तो ये त्रिदल मिलके और हैदर अली ने 1768 में मंगलौर और मुंबई पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों ने विवश होकर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की, इसे मैसूर का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। तो मतलब जब हैदर अली जो है मंगलौर और मुंबई पर कब्जा कर लिया, तब जाकर अंग्रेज को पीछे हटना पड़ा और संधि हुआ। उसे कौन सा संधि कहते हैं? पहला मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम, 3 संधि हुआ था, चौथा में कोई संधि नहीं हुआ। चलिए, निम्नलिखित में कौन एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो पहले देख लिए कौन होगा, फर्स्ट मैसूर हुआ। जी। हाँ इस सब उम्मीद करते हैं कि सब आपको याद है, इस सब कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी एक शक्ति जो है हैदर अली द्वारा सुनियोजित 1780 में ब्रिटिश विरोधी मोर्चा में सम्मिलित नहीं था? अभी हम लोग जो देखे 3 गो, मराठा और निजाम जो है क्या था, टेंशन में था, किसको लेके? हाँ हैदर हाँ, अली। किसको लेके? हैदर अली को लेके। तो मराठा निजाम तो हो ही जाएगा, ठीक है। बरार एक जगह फरार था लेकिन यहाँ सम्मिलित था। बरार कहाँ से फरार था? सेकंड किसी को वाला नहीं पता बरार? क्या कहते हैं सर, 65 में तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा हाँ ठीक है, यहाँ बरार रहेगा शामिल। तो निजाम, मराठा, बरार तीनों, ठीक है। सिर्फ रोहिल्ला नहीं था, इसमें ध्यान रखिएगा। तो इसमें मराठा, निजाम और बरार, इसके राजा यह अंग्रेजों के साथ मिलके मतलब कि युद्ध लड़ रहे थे। अगला है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ हराया था? ये जगह है, ठीक है, पोलीलूर। जुलाई 1780 में 83,000 सैनिकों और 1,000 तोपों, मतलब 100 तोपों के साथ हैदर अली ने कर्नाटक के मैदान में प्रवेश किया। और मद्रास सरकार ने की सेना जो है, मतलब मद्रास सरकार ने एक सेना कर्नल वैली और दूसरी सेना बक्सर के युद्ध के विजेता विक्टर मनरो के नेतृत्व में हैदर अली के आगे बढ़ने से रोकने के लिए लगी। मतलब सिंपल सी बात है कि जो 83,000 सेना 100 तोप के साथ हैदर अली जो है कर्नाटक में एंटर करता है। मद्रास सरकार के अंतर्गत आता था वो इलाका। मद्रास सरकार ने जो कर्नल वैली और हेक्टर मुनरो को भेज दिया, दोनों को। तो हैदर अली के पुत्र टीपू ने इन दोनों सेनाओं के मिलने से जो है रोका, मतलब कि दोनों को एक साथ होने ही नहीं दिया। जब एक साथ हो जाता तो मजबूत हो जाता। और काजीवरम के निकट वैली में इसका मुकाबला हुआ और वैली की सेना सहित मतलब वैली को सेना सहित काट डाला, मतलब कि हाँ, पराजित कर दिया, मार दिया। मुन्नो ने मद्रास जाकर शरण ली और उल्लेखनीय है कि पोलीलूर काजीवरम के निकट यह स्थित गांव, मतलब कि जो गांव जो था जहां पर ये हराया गया था, ठीक है, वो पोलीलूर काजीवरम में था। यही बात है, ठीक है। सिंपल से याद रखिएगा कि हैदर अली जब इंटर किया कर्नाटक में, तो मद्रास की सेना ने कर्नल वैली और हेक्टर मुनरो को भेजा। लेकिन इधर जो है टीपू सुल्ताना क्या किया, बीच में दोनों को मिलने नहीं दिया। तो दोनों सेना जब आपस में नहीं मिली तो उधर कमजोर हो गई। कमजोर होने के बाद जो है काजीवरम निकट वैली में जो है इसका मुकाबला हुआ, ठीक है, कर्नल वैली, और उसका मुकाबला जो हुआ तो उसमें जो है वो हार गया, ठीक है, वो मारा गया। वो जगह कहाँ पर? यहीं पे। तो टीपू सुल्ताना जो है पिता का सहायता किया। चलिए, अगला है कर्नल ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टेनवा के युद्ध में पराजित हराया था, ठीक है। तो ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टेनवा के युद्ध में हराया था, सर आयर कूट था, ठीक है। हाँ 1781 में हराए थे। 81 में, नवंबर 81 में हुआ था। इसके बाद 1782 में जो है वो मारा ही गया। चलिए, अगला है 17 नंबर, निम्नलिखित में किसने विदेशियों में आधुनिक पद्धति से दूतावास मतलब जो है खोलने का प्रयास किया था? टीपू सुल्ताना किया था, ठीक है। ये अपने आप को कोशिश कर रहा था कि हम मतलब जैसे एक देश स्वतंत्र रूप से कार्य करता है वैसे कार्य करे। तो अलग अलग देशों के साथ जो अपना संबंध स्थापित करके दूतावास खोल रहा था, उससे मान्यता मांग रहा था, ठीक है। हैदर अली की मृत्यु 1782 में टीपू मतलब हो गया और टीपू मैसूर का शासक बन गया और मैसूर में कई आधुनिक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया उसने। थॉमस मुंडो नामक एक अंग्रेजी ने टीपू को नई रीति चलाने वाला अशांत आत्मा कहा है, ठीक है। अशांत आत्मा, जिसको शांति नहीं है। उसने व्यापार, वाणिज्य, सेना, मतलब उसके बाद नौसेना, सब दूतावास, ये सब चीजें है मॉडर्न तरीका से उसने करने का प्रयास किया, एक राज्य या एक मतलब कि देश जैसे करता है। चलिए, अरे इसके नाम सीखे जाए, वर्षों के मतलब वर्ष कैलेंडर जारी करना, हिंदू नाम में को परिवर्तित करके अरबी लिपि को बंद कराया उसने। राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। फ्रांस और क्रिस्टोनिया का समर्थन प्राप्त करने के लिए वहां दूत भेजा, मतलब कि अब उस देश फ्रांस और क्रिस्टोनिया से अपने को समर्थन, अपना जो इलाका था उसको देश के रूप में मान्यता लेने के लिए। 2 हिंदू मंत्री जो है पंडित पूर्णिया और कृष्णदाब थे, ठीक है, उसके यहाँ। श्रृंगेरी के मुख्य पुरोहित की प्रार्थना पर टीपू ने मंदिर की मरम्मत के लिए शारदा देवी की मूर्ति का स्थापना के लिए धन दिया था। आधुनिक यूरोपीय पद्धति पर सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया और टीपू सुल्तान जैकबिन क्लब का सदस्य था, ठीक है। ये सब बात कहानी कथा पता होगा। पहले 4 कथन दिया गया है, इसमें बताना है, सही उत्तर चुनिए, ठीक है। पहला, हैदर अली ने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना 1757 में किया था, गलत। 1755 में किया था, ठीक है। हैदर अली की मृत्यु 1783 में हुई थी, गलत। 1782 में हुई थी, ठीक है।
हाँ तो देख रहे हैं एग्जाम में कैसे कैसे फंसाएगा आपको। आप पढ़िए कि हाँ सही तो किया ही तो था, हैदर तो किया था, इसलिए तो ठीक ही होगा, मरा तो था ठीक ही होगा, तो गलती हो जाएगा। ठीक है। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। ठीक है। हाँ टीपू सही सुल्तान है। ने जैकबिन क्लब का एक सदस्य था, तो ये भी सही है। इसमें क्या सही कह है। रहा था, कौन सा कथन सही है, तो सही उत्तर कौन हो जाएगा, सिर्फ तीन 3 और चार 4, सही होता है। ओनली 3 एंड 4। टीपू सुल्ताना की राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम थी। निम्नलिखित में किस कथन पर विचार कीजिए, तो अब जो है कथन दे दिया है और रीजन दे दिया, मतलब उसका कारण दे दिया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष का रोपण किया। टीपू सुल्ताना के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत की गहरी छाप छोड़ी थी। तो मतलब कि ये सही है, व्याख्या करता है कि नहीं करता है, अभी बताइए। लगाए थे। तभी तो वहां का जो है वहां का सदस्य बना और स्वतंत्रता का बीज लगाया। ठीक है, करता है और सही है। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का बीज लगाने वाला शासक कौन था, टीपू सुल्ताना था। टीपू सुल्तान। मार्च 1784 में जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसके आग्रह पर मंगलौर में संधि हुई। ठीक है, किसके आग्रह पे, तो लॉर्ड मैकार्टन, ध्यान रखिएगा। हाँ, मैकार्टन। ठीक है, मैकार्टन, मार्च 1784, लॉर्ड मैकार्टन, इसी के आग्रह पे मंगलौर। तो पहले मद्रास, दूसरा मंगलौर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम, चौथा कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मार्च 1784 में मंगलौर की संधि अंग्रेज और टीपू सुल्ताना के मध्य लॉर्ड मैक्टन के आग्रह पर हुआ था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को विजित प्रांत को लौटा दिया। फलस्वरूप द्वितीय मंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 समाप्त हो गया। मंगलौर की संधि 1784 में असंतुष्ट होकर वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था, वारेन हेस्टिंग्स संतुष्ट नहीं था, मैकार्टन ने पहल किया था कि संधि कर लिया जाए। मैकार्टन कैसा आदमी है, मतलब वारेन हेस्टिंग्स का कथन है कि यह मैकार्टन कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि यह संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देगा। मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देगा। ये वारेन हेस्टिंग्स का कथन था युद्ध के बाद। ठीक है, और ये किसने कहा था, मतलब संधि करने के लिए, तो लॉर्ड मैकार्टन ने बोला था। ठीक है, मैकार्टन अंग्रेज और टीपू ने। सुल्ताना के बीच हुआ। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने, मतलब ब्रिटिश इतिहासकार में से किसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू एक कट्टरपंथी था। मतलब सब कहता था टीपू सुल्तान हिंदूवादी है, कट्टरपंथी है। तो पी रॉबर्ट्स है, ठीक है, पी रॉबर्ट्स जो है उसने कहा था कि नहीं, ये कट्टरपंथी नहीं, खंडन किया था। ठीक है, क्योंकि ये टीपू दिया है सुल्तान कि टीपू सुल्ताना एक कट्टरपंथी शासक था। उपयुक्त आलेखों में से विचार में टीपू सुल्ताना धर्म असहिष्णु और कट्टरपंथी का, मतलब इसको अगर छोड़ दीजिए तो ये सब जो है कहा है कि सब क्या है, धर्म असहिष्णु और कट्टरपंथी, ये है ना, किस विचार का है टीपू। आगे आइए आप। निम्नलिखित में कह रहा है गवर्नर जनरल में किसने टीपू सुल्ताना के लिए खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ बनाया था, तो कर्नवालिस बनाया था, लॉर्ड कर्नवालिस ने, जो टीपू सुल्तान के विरुद्ध त्रिपक्षीय गठजोड़। उसमें कौन कौन था, तो वही मराठा और निजाम। ठीक है, बार बार यही रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसके बाप के खिलाफ अंग्रेज भी है और इसके मराठा खिलाफ निजाम। भी है। हाँ, तो टीपू सुल्ताना के खिलाफ जब त्रिगुट बना तो उसमें अंग्रेज तो एक तो रहेगा ही विरोधी, मराठा और निजाम था। ये 1790 से 92 में जो लड़ा गया है युद्ध, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कर्नवालिस। और मिडोज की हार के पश्चात कर्नवालिस ने स्वयं सेनापति का पदभार संभाला और श्रीरंगपट्टनम के मार्ग में सभी पहाड़ी किलों में एक एक करके अधिकार कर लिया। और फरवरी 1792 में श्रीरंगपट्टनम में है श्रीरंगपट्टनम के किले की दीवार तक पहुंच गया। मतलब कि वो पहले उसका जो है सेना हार गया मिडोज, उसके बाद खुद आया सेनापति बना और एक एक करके जितना भी पहाड़ी इलाका में किला था, ठीक है, सब पे कब्जा करते गया और लास्ट में श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गया। ठीक है, इससे टीपू सुल्ताना विवश हो गया और अंग्रेजों से मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पे साइन कर दिया। इसके अनुसार अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को दे दिया और उसके साथियों को देना पड़ा। देखिए, अंग्रेज पूरा अधिकार क्यों नहीं किया, कॉन्सेप्ट है। 1792 में अंग्रेज पूरा तरीका से जब जीत रहा था, कर्नवालिस माने एक एक करके कब्जा करते करते उसके दरवाजे तक पहुंच गया, फिर भी अंग्रेज ने उसको कब्जा पूरी तरह से नहीं, कर्नवालिस नहीं किया, छोड़ दिया, उसके साथ संधि कर लिया। चाहता तो 1792 में ही निपटा देता, मतलब टीपू सुल्तान को, लेकिन नहीं निपटाया। इसके पीछे कोई लॉजिक बता सकते हैं क्यों, ये अभी नीचे तुरंत चर्चा हो। ये लाइन है, देखिए ये लाइन है, इसलिए नहीं निपटाया क्योंकि ये जो संधि हुआ था, त्रिगुट जो बना था, तो ये फैसला हुआ था जो भी जीता जाएगा ना इलाका, जो भी प्रदेश होगा, तो सब बराबर बराबर बटेगा, मतलब सब में बटेगा। ठीक है, केक कटेगा, सब में बटेगा, ये बात था, फैसला ये हुआ था। तो अगर अंग्रेज अभी कब्जा कर लेगा तो उसका विजित प्रदेश तो मराठा को और निजाम को भी बराबर हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कभी अंग्रेज कभी नहीं चाहेगा कि मराठा और निजाम भी मजबूत हो, क्योंकि आज हम मतलब टीपू सुल्तान से महसूर से लड़ रहे हैं, कल मराठा से लड़ना पड़ेगा, परसों निजाम से, तो हम इसको कमजोर करके इसको इसको क्यों मजबूत करें। ठीक है, अंग्रेज का ये सोच था, तो इसीलिए अब ये लाइन दिखेगा, इसके अनुसार ये आधा देश साथियों को देना पड़ता। ठीक है,
इसके अंतर्गत अंग्रेजों का बड़ा महल, जिंदगुल, मालाबार जिला, मराठा का तुंगा नदी के उत्तर का भाग मिला, निजाम को जो है पन्नार, कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। टीपू सुल्ताना जो है युद्ध भी हारा, 3 करोड़ रुपया भी दिया। जब तक टीपू पैसा अदा नहीं किया तब तक दूगो बेटा को जो है अपने कैद, अंग्रेज की कैद में छोड़ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये लाइन, यही लाइन हम आपको ऊपर डिस्कस कर रहे थे। फतेह हैदर को बंधक के रूप में अंग्रेजों को नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए हटाइए। कर्नवालिस ने इस स्थिति में निम्नलिखित शब्द में वर्णित किया है। वो एक कथन बोला था, एक कथन पूछा जाता है कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया और अपने साथी को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। तो देखिए ये जो मैसूर था, टीपू सुल्ताना था, उसको पंगु कर दिया, विकलांग कर दिया इस युद्ध में। और मराठा और निजाम, ये जो इसका मित्र था इस युद्ध में, इसको शक्तिशाली भी नहीं होने दिया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वो पूर्णतः अधिकार नहीं किया। कर्नवालिस ने टीपू सुल्ताना के विरुद्ध निर्दलीय गुट बनाया था। इनमें कौन कौन थे? अंग्रेज, निजाम, मराठे थे। ठीक है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्ताना की थी। टीपू ठीक है, ये सब क्वेश्चन सुल्तान। क्या बंगाल के गवर्नर जनरल में कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो कौन? कर्नवालिस ने लीड किया था। ठीक है, जहाजों के निर्माण में टीपू सुल्ताना की प्रमुख रुचि किसके से थी? मतलब कह रहा है जहाजों के निर्माण में टीपू सुल्ताना की प्रमुख रुचि किस लिए थी? क्योंकि समुद्र में अंग्रेजों से युद्ध करना जो है उसके लिए एक ही विकल्प था कि वो जहाज रखे। नहीं तो जहाज नहीं होगा, नौसेना नहीं होगा, तो फिर अंग्रेज जो है नौसेना में क्या थे? मजबूत थे, तो उसे नहीं लड़ सकते हैं। ये जरा जरूरी था उसके लिए। ठीक है, चलिए। टीपू सुल्तान ने 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बना। मालाबार तट पर मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। मालाबार का इलाका, वहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची ये खरीदती थी। और 1785 में उसने यहाँ पड़ने वाले बंदरगाह में चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची के निर्यात रोक दिया। ठीक है, किसने रोक दिया? हैदर अली ने, मान लीजिए। तो हैदर सत्रह अली। सौ छियानवे में नौसेना बोर्ड का उसके बाद गठन किया। उसके बाद उसने एक आधुनिक सेना खड़ी की, यानी नौसेना बोर्ड बनाया, एक सेना मतलब खड़ा किया। ठीक है, इसके लिए मंगलौर, वजीदाबाद, मुलीदाबाद, नौका घाट बनाए। और जहाज निर्माण में टीपू सुल्ताना की रुचि प्रमुख कार्य राजनीतिक, जिसके तहत वो अंग्रेजों से समुद्र में लड़ना चाहता था, उसे हराना चाहता था। तो कंसेप्ट यही था कि जो मालाबार का इलाका था, मालाबार के इलाका पे इसका कब्जा था और अंग्रेज वहां से व्यापार करता था काली मिर्च, इलायची का। ये बोला कि हम नहीं करने देंगे, रोक दिया। ठीक है, चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची, ये सब। अब जब अंग्रेज को रोकिएगा और वो व्यापार करा, उसके पास नौसेना, तो आपको मार देगा पानी में। ठीक है, पानी में आपके भी लड़ने के लिए आपके पास सेना चाहिए। तो इसने नौसेना बोर्ड बनाया 1796 में और सेना खड़ा किया। ठीक है, यही इसके पीछे रीजन था। टीपू सुल्ताना के विषय में क्या सत्य है? उसने फ्रांस, टर्की, पर्सिया से कूटनीतिक भेजे थे। तो भेजा था, बहुत जगह भेजा था, मान लीजिए भेजा है। चीन के व्यापारिक संबंध बनाए थे, तो व्यापारिक संबंध भी बहुत देश से बनाया था, क्योंकि वो चाहता था एक देश के रूप में काम करे। उसके दरबार में पुस्तुतनिया और फ्रांस के राजदूत थे, अभी तुरंत ऊपर पढ़े हैं। ये 1 2 3 सही हो जाएगा। उसने समुद्रिक सेना नहीं बनाई, तो ऊपर हम क्या पढ़े? बनाई बनाई ना। थी। ठीक है, 1796 में बोर्ड बनाया। ठीक है, फिर सेना खड़ा किया, ये गलत हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे अगर डिब्बा को ठीक से पढ़ते जाएंगे तो। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथन पर क्या सही है? कह रहा मद्रास परिषद ने मैसूर पर कठोर और तीव्र आक्रमण की नीति का सुझाव दिया। मद्रास परिषद ने, ठीक है, मैसूर पर कठोर और तीव्र आक्रमण नीति का सुझाव दिया है। ये सही नहीं लग रहा, लेकिन देख लेंगे। लॉर्ड ब्लेजली ने त्रिराष्ट्र संधि को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, त्रिराष्ट्रीय संधि। ठीक है, तो ये जो है सही होगा। लॉर्ड ब्लेजली जो है सोचा कि ट्रिपल अलायंस फिर से कॉन्सेप्ट जो मराठा निजाम वाला था उसको जीवित किया जाए। अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने के टीपू ने अरबिया, वर्साय और मॉरिशस और काबुल में दूत भेजे। अंग्रेजों के विरुद्ध जो है समर्थन प्राप्त करने के लिए टीपू सुल्तान अलग अलग देश में जो है अपना दूत भेजता था, उस देश से जो है समर्थन प्राप्त करने के लिए। ये भी सही है। युद्ध बहुत थोड़े समय का था, यानी निर्णायक था, क्योंकि 92 में तो उसने पंगु कर ही दिया था, गोरा तोड़ ही दिया था। तो थोड़ा सा ही गला दबाना था, तो गला जो है कम समय में ही दबा दिया। युद्ध बहुत ही थोड़े समय में ला, लेकिन निर्णायक ये रहा कि मैसूर का पूरा विलय हो गया। ठीक है, तो 2 3 4 इसका जो है हो जाएगा। ठीक है, एक नहीं होगा। अब देखिए चौथा आंग्ल मैसूर ब्लेजली और टीपू सुल्तान के मध्य है। परिणाम स्वरूप मैसूर का अंग्रेज राज पे कब्जा हो गया। और ये ब्लेजली ने त्रिराष्ट्रीय संधि जो जीवित था उसको, मतलब तीनों संधि था, मतलब तीनों का जो गठजोड़ था उसको जीवित करने की कोशिश की थी। 1799 में युद्ध हुआ, टीपू मारा गया। समर्थन प्राप्त करने के लिए जो है अंग्रेजों के विरुद्ध टीपू ने अरब, कस्तूतनिया, वर्साय, मॉरिशस और काबुल में अपना दूत भेजा। यही है द बैटल बिटवीन लॉर्ड ब्लेजली। तो लॉर्ड ब्लेजली के मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुए युद्ध में, जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई, किसने मुख्य अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी? यानी जो ब्लेजली जो सेनापति था और टीपू सुल्ताना के खिलाफ युद्ध हो रहा था, चौथा मैसूर युद्ध, उसमें सेनापति कौन था अंग्रेजों का? जनरल
जनरल हैरिस। हैरिस। 1499 जनरल हैरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यही नेतृत्व था। टीपू ने लड़ते लड़ते वीर गति पाई, वडियार वंश का एक 2 वर्षीय बालक कृष्णा मैसूर का राजा बना, ठीक है, ध्यान रखें, कृष्ण ने वही, और उस पर सहायक संधि सौंप दी गई। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ब्लेजली 1798 से जो है 1805 तक रहा। चतुर्थ मंगल शुरू 1799 इसी के समय लड़ा गया था, ब्लेजली के समय में। और कौन था इसका सेनापति? जनरल हैरिस, ठीक है। हैरिस। टीपू सुल्ताना की पराजय के बाद जो है कहा था, किसने कहा था कि पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों में है, ठीक है, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों में है। और अंग्रेज ने इस युद्ध के बाद यह कहा कि भारत अब हमारा है। ध्यान रखिएगा, ब्लेजली का एक कथन था कि पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों में। यहाँ पे कृष्ण 2 था कि कृष्ण 3rd था लास्ट वाला? कृष्ण तीन तृतीय नंबर। कितने क्वेश्चन बचा है? बहुत क्वेश्चन है, और फास्ट करना पड़ेगा। 62, 69, क्या बात है, क्या बात है, ये तो बढ़ले जा रहा है, बढ़ले जा रहा है। अभी तो हम 1/3 किए हैं यार, हमको लगा खत्म हो जाएगा, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, अभी तो अब मैसूर चल रहा है। 6 पे। एक एक क्वेश्चन जो रिपीटेड है ना, हमको स्पीड धराना पड़ेगा। देखिए, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मरा? 99। टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ। चतुर्थांगल मैसूर युद्ध, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों में है। चतुर्थांगल मैसूर युद्ध में बोला गया है अब भारत हमारा है, अंग्रेज ने बोला था चतुर्थांगल मैसूर युद्ध में, ठीक है। टीपू सुल्तान अपने समकालीन में से कई मायनों में आगे थे। क्यों आगे थे? टीपू सुल्तान कह रहा है कि टीपू सुल्तान अपने समकालीन जितने शासक थे उससे वो बहुत मायने में आगे थे। इसलिए आगे थे, उसने जो है अंग्रेजों को समझ लिया, उसने अलग अलग जो दूतावास मतलब अपना दूतावास स्थापित किया अलग अलग राज्य में, नौसेना मजबूत किया, सेना स्थापित किया, आधुनिक व्यापार किया, उद्योग स्थापित किया, आधुनिक सेना खड़ी की। ये सब बातें हो जाएगी, सब बात इसमें लिखा होगा, ठीक है। चलिए आओ रे, जल्दी आओ, जल्दी आओ, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित है? ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ दे दिया। प्रथम आंगल में से हैदर अली पराजित हुआ, हैदर अली जीत गया। द्वितीय आंगल में से हैदर अली अंग्रेजों को पराजित किया, द्वितीय में मारा गया, ठीक, गलत है। तीसरा है तृतीय आंगल में से टीपू सुल्तान ने युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये हार गया, देना पड़ा, ठीक है। चौथा, चतुर्थ आंगल में से टीपू पराजित हुआ और युद्ध का में दिग्गंत हुआ, मतलब खत्म हुआ, तो सही है। सही है। चलिए अब यहाँ देखिए दे रहा है कि मिलाना प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ठीक है। तो बताइए कौन कौन मतलब किसका वाइसराय हो जाएगा? प्रथम में कौन था, द्वितीय में कौन था, तृतीय में कौन था, चौथा में कौन था? पहले में हो जाएगा प्रथम में कर्नल मैं स्मिथ था 67 से 1769, और द्वितीय में मैसर युद्ध तो वॉरेन हेस्टिंग दूसरे थे में हेस्टिंग, तीसरे में 1780 कॉर्नवालिस, से चौथे में बेलेजली। 1783, और तृतीय मशीन तृतीय में फ्लोइंग है, कोई मैसूर बहुत युद्ध बड़ा हुआ बात था नहीं है, आराम लॉर्ड से मैसेज लिखेगा कॉर्नवालिस भेजिए। से, ठीक है, 1790 1792, और चौथा था मैसूर युद्ध जो वेलेजली मतलब किए थे, तो 1799। जाते अब मद्रास मंगलौर श्रीरंगपट्टनम क्या हुआ? कर्नल स्मिथ तो ठीक है, प्रथम मैसूर युद्ध में क्या दिक्कत है? एक बुक में सर बेरे लिस्ट पढ़ा था, क्या वो कोई गलत है? दिक्कत नहीं वेरी सर, लास्ट, नहीं सही है, बड़े लास्ट भी वेरी सही है। लास्ट। ठीक है, वो गवर्नर एक था, वैसे सेनापति तो होगा, गवर्नर था। एक सेनापति होगा, एक गवर्नर होगा, बहुत सारा लोग होता है, ठीक। ओके ओके सर। बारे लास्ट, ठीक है। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, बस वही बात है। अच्छा ये अंग्रेजों का ला गया, ओहो हमको लगा खाली मैसूर देगा, यहाँ कर्नाटक भी है, ठीक है। प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक है, प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध है, द्वितीय अंग्रेज मैसूर है। ये संधि की बात किया, बताइए संधि कौन कौन सा हो जाएगा? मैसूर वाला तो कन्फर्म, मतलब कि मुंड के मार दीजिएगा। प्रथम द्वितीय कहाँ कहाँ होगा? क्या दें, सुमेलित नहीं है, प्रथम सब था छोड़िए। मद्रास का, द्वितीय था प्रथम मैंगलोर का, मद्रास, द्वितीय मैंगलोर, मंगलौर। और हाँ, उसका था प्रथम एला कर्नाटक कहाँ हो साकल, जाएगा? प्रथम करना एक्सला सेपल, द्वितीय पुडुचेरी। पुडुचेरी। तो ये सब हम बताएं कि अपने पता होगा आप लोग को। कर्नाटक पहला एक्सला सेपल 48, द्वितीय कर्नाटक पुडुचेरी 55, प्रथम अंग्रेज मद्रास, उसके बाद मंगलौर 69 84, तीसरा पट्टनम हो जाता है 92, चौथा कोई नहीं। मराठा के साथ होने वाली किस संधि में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कागज का टुकड़ा कहा कि ये सिर्फ कागज का टुकड़ा मात्र है? पुरंदर की संधि कब हुआ था? पुरंदर की संधि 1776 में। एक 1700 कितने में हुआ है? पुरंदर की 2 संधि हुआ है, जल्दी जल्दी बताइए। एक किसके साथ? 1765। 1765 में किसके साथ? वो थे ना, अरे पंजाब जाइए, पंजाब। शिवाजी के साथ। चलिए
याद नहीं आया। अगला है मराठा और ब्रिटिश के बीच में किसने किस मराठा था संधियों में। माधव राव नारायण नारायण राव और अंग्रेज था कलकत्ता सरकार। अरे यहाँ नहीं बोल रहे थे, 1765 वाला हम बोल रहे थे यार। ठीक है, पंजाब, इसीलिए हम आपको बोल रहे थे जाने के लिए। यहाँ तो हो गया माधव वो नारायण और नहीं याद। अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, मराठा वाला 1765 में 2 संधि हुआ है, मतलब कि पुरंदर की 2 संधि, एक ये वाला है और एक 1765 वाला, एक 76 1765। तो वो होगा उसके साथ, शिवाजी के साथ। ठीक है, जिसमें वो जो इलाका बांट दिया था कि नदी के उस पार का इलाका आपका, नदी के इस पार का इलाका ये सब। ठीक है, और नदी के कोर पे सेना खड़ा कर दिया। हाँ, चलेंगे नीचे, होगा है सारा कहानी। मराठा और ब्रिटिश के बीच जो है संधियों में कॉन्क्लेव के कानून अनुसार, मतलब कह रहा है कि सबसे पहले से शुरुआत करते हैं, व्यवस्थित कीजिए। सालाबाई या पुरंदर है, वाडगांव है और सूरत की संधि है। तो किस सूरत है। किस को याद है गाँव, जल्दी बताइए। सालाबाई कहते हैं 1782, जी सर, हाँ 1782। 1782, पुरंदर कहते हैं, 1765। जल्दी बोलिए। 1776। वाला होगा 76 वाला ही 1776। होगा। बड़गांव, बड़गांव 1779 बड़गांव 79 1779 और 79। सूरत जो है सूरत है 75 1775। 75 76 79 82। तो इसे कर लीजिए, ठीक है, 4 2 3 1। पहला वाला सही है। 4 2 3 1। क्या दिया होगा देखिए, सूरत 75 है, पुरंदर 76 है, बड़गांव 89 है, सालाबाई 1782 है। सालवाई की ठीक संधि किसके समाप्त हुई? प्रथम आंग्ल मराठा है 1782। ठीक है, यही हुआ समाप्त इससे। है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, एक दूसरे से विजित क्षेत्र को वापस कर लिया गया था। आंग्ल मराठा, प्रथम आंग्ल मराठा सलाबाई संधि जो हुआ था अंग्रेज मराठा के बीच, और महदी सिंधिया ने इसकी जो है मध्यस्थता की थी अंग्रेजों में, मधव नारायण के बीच में। और मराठा और अंग्रेज के बीच लगभग 20 वर्ष तक इसके बाद शांति रहा। ठीक है, चलिए, कह रहा है किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो वही बात है, सालाबाई 1782। सालाबाई 1775 से 82 के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ, उसमें क्या रिजल्ट रहा था? किसी भी पक्ष की जीत ने भी एक दूसरे का जीता हुआ क्षेत्र रिटर्न कर दिया। अगला है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो मराठा के आपसी संघर्ष में जो है अंग्रेज हस्तक्षेप कर दिया था, इंटरफेयर कर दिया था। तो वही बात है। ठीक है, ये देखिए, 1800 में जो है नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय और दौलताराव सिंधिया ने मिलकर जो है होलकर के विरुद्ध मोर्चा बना लिया, मतलब कि गुटबंदी कर लिया। बाजीराव ने होलकर से बदला लेने हेतु उसके भाई बिछुजी होलकर का वध कर दिया। यशवंत राव ने, मतलब इतने छोटे छोटे नाम नहीं याद रखना है। ठीक है, मतलब ये देखना है कि इसके अपने में जो है युद्ध चल रहा है, अंतरकलह चल रहा है। 1802 में पुणे को जो है घेर लिया और सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना को हराकर शहर पर अधिकार कर लिया। पेशवा द्वितीय ने ने भागकर दिसंबर 1802 में बेसिन में अंग्रेजों से संधि कर ली, और अंग्रेज से संधि बेसिन की हुई सहायक संधि। और उसके बाद उसके तहत ब्लेजली जब सहायक संधि कर लिया तो उसको सुरक्षा देगा, और सुरक्षा देने के लिए युद्ध करेगा तो फिर ये युद्ध हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 बेसिन की संधि के तहत। और उसके बाद जो है अपना पते है सारा कहानी आपको। चलिए, तो समझ में आ गया ना, नाना फडणवीस मारा, इधर जो है आपस में गुटबंदी होने लगा, गुटबंदी होकर कब्जा करने लगा, जाके इससे संधि कर लिया। कौन? पेशवा द्वितीय, बेसिन की संधि। बेसिन की संधि हुआ, अब बेसिन की संधि क्या? एक सहायक संधि थी अंग्रेजों का। सहायक संधि कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो अब पेशवा द्वितीय को सहायता करने के लिए अंग्रेज आएगा तो फिर मराठा का युद्ध होगा। और वही युद्ध 1803 से 1805 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा। ब्लेजली की पेशवा ब्लेजली ने पेशवा द्वितीय को किस शर्त पर मदद करना चाहिए? मतलब जो वही सहायक संधि स्वीकार कर लिया बस। जी किस मराठा राजनेता ने 1802 में बसाए, मतलब वसीन की संधि? तो वही हम लोग ऊपर क्या देख रहे हैं अभी तक, यही देखे ना, यही ना सहायक संधि है। हाँ, वसीन तो की संधि बाजीराव यही है ना, द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। आंग्ल मराठा युद्ध जो है निम्नलिखित में किस संधियों की तस्मा? तो वही नाम दे दिया है यार, अर्जुन गांव, देवगांव, बसीन। और तो बसीन देवगांव 1802 हो तीन है जाएगा। ना। हाँ, देवगांव कितने हो जाएगा? 1803 की ये हो जाएगा। 1803 दोनों तीन में देवगांव पहले 1803। अर्जुन गांव है 30 दिसंबर, तो लिखिए ना दोनों 3 में है, बस पहले अर्जुन गांव 30 दिसंबर है और देवगांव 17 दिसंबर। अर्जुन अच्छा, गांव हमको 30 डेट है नहीं याद था। सर, तो अर्जुन लेकिन गांव ईयर 30 था सर। सेम है, लेकिन ईयर कोई दोनों नहीं, का अभी कर सेम है, देते हैं। 1803। 30 दिसंबर, ठीक है ना? हाँ 17 दिसंबर। 17 दिसंबर। अब पता चल जाएगा आपको बसीन कब हुआ है, 1802 में। बाकी वो दोनों 1803 में है। दिसंबर 1802 हाँ ठीक है, ये हो लिख लीजिए, हटाइए। हालांकि ऊपर नीचा लिख ले होगा डिब्बा में यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए लिखा है ना, 31 दिसंबर है, 17 दिसंबर है, 30 दिसंबर है। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय अंग्रेज, भोसले और अंग्रेज, और सिंधिया और अंग्रेज। देख लीजिएगा, बसीन की संधि 1802, देवगांव 1803, सुरती अर्जुन 1803। डेट के सजा, अब देखिए इतना क्लूज दे रहा है सजाने के लिए, बिल्कुल जिसको डेट याद रहेगा वही ना सजा पाएगा। दिख रहे हैं?
नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारण में नहीं था, मतलब कोई कारण नहीं था उसका, ठीक है। बताना, मराठा प्रमुख विशेषकर पेशवा की इच्छा थी कि अंग्रेज के साथ की गई संधि के द्वारा उनके ऊपर थोपे गए प्रतिबंध को हटा लिया जाए। तो बिल्कुल ये बात था, ठीक है, ये था कि जो तुम संधि किए हो ना, हम पे मत थोपो, ठीक है, हमसे हटाओ। मराठा शक्ति को आखिरी धक्का देने का यह अंग्रेजों का दृढ़ निश्चय। तो अंग्रेज सोच रहा था कि अंतिम मौका है, मारो और बस गिरा दो इसको, ठीक है, लास्ट मौका है। तो मराठा शक्ति को जो है अंग्रेज भी चाह रहा था, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ले दे के इसको खत्म ही कर दे, ठीक है। ये अंग्रेज का माइंड में ये चल रहा था, और ये पेशवा सोच रहा था कि संधि तुम लोग की हो तो हमको मत घसीटो इसको, ठीक है। ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारण ये दो कॉन्सेप्ट था। तीसरा कह रहा है अंग्रेज को भारत से बाहर खदेड़ देने के लिए मराठा के समर्थन लेने के लिए पंडारियों का तरीका, ये गलत हो जाएगा। और उसका क्या, खिड़की स्थित रेजेंसी को पेशवा बाजीराव का आक्रमण, खड़की स्थित रेजिडेंसी। अच्छा, रेजिडेंसी क्या होता है पता है? हम जो थोड़ा देर पहले आपको बता रहे थे, ठीक है, कि जब सहायक संधि, जैसे यहाँ देखा ना कि मराठा ने मतलब संधि किया, किन्हीं की तरफ से आवाज आ रहा है, कृपया म्यूट रखिए, ठीक है, नहीं तो म्यूट कर दिए जाइएगा। देखिए तो जो जिनकी आवाज आ रहा है गला दबा दीजिए उसका। तो जब पेशवा मतलब जो है, पेशवा जो चाह रहा है कि हम इस संधि में नहीं रहे, मराठा ने संधि कर लिया, जब सहायक संधि होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, वहां रेजिडेंस नियुक्त होगा। और ये क्या कह रहा है पेशवा कि हम इसमें नहीं रहेंगे, किसमें नहीं रहेंगे, इस सहायक संधि हम पे मत थोपो, हमको हटाओ इससे। थोपने हटाएगा क्यों? अब जो ये मराठा का इलाका है, ये मानिए कुछ लोग ने सहायक संधि कर लिया, तो यहाँ पे वो रेजिडेंस अपना नियुक्त कर दिया होगा, सेना इकट्ठा कर दिया होगा। तो ये मान लीजिए पेशवा है, पेशवा कह रहा होगा कि इस संधि में हम नहीं रहना चाहते, ये कह रहा होगा अंग्रेज की नहीं, पूरा इलाका है, तो ये कहा कि हम इस पे आक्रमण करके इसको भगाएंगे। तो एक तो ये कारण है कि ये चाह रहा, अंग्रेज चाह रहा है कि अंतिम धक्का है, इसको मार के गिरा दो, ठीक है। और ये चाह रहा हमसे ही थोपा गया, इसको हटा लो। और ये हटाने के लिए जब नहीं हटा रहा तो इस पे आक्रमण किया, ठीक है। ये तीन कारण आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तृतीय आंग्ल मैसेज 1718 में हुआ था। 18 में तो पता है राम नाम सत्य हो गया मराठा शक्ति का, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स था इसके समय। ये सब बात वही जो कहानी है वही बात लिखा होगा और कुछ भी नहीं होगा, देखिएगा, ऐसा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा हुआ है किससे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से, बस हो गया। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन में कौन गया था? मतलब बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन जो है नाना साहब को दिए जाने हेतु, मतलब कि बाजीराव द्वितीय को मिल रहा था तो नाना साहब को मिले, इसका पैरवी करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सामने लंदन में कौन पेश हुआ था? तो अजीमुल्लाह खान, ठीक है, अजीमुल्लाह खान नाना साहब के प्रधान सलाहकार थे, वही गए थे। चलिए, अब यहाँ पर दे रहा है कि कह रहा ये व्यक्ति है और ये युद्ध है, और युद्ध में जो लड़ा है सेनापति के रूप में उसको देख लिया, गवर्नर जनरल जो भी है। हेक्टर मुंडो है, बक्सर का युद्ध को लीड यही किया था 64 में। हेस्टिंगस है, आंग्ल नेपाली युद्ध को लीड किया था, 1814 से 16 के बीच हुआ है। ब्लेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में लीड किया था। और कहा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लड़ा था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। मराठा युद्ध अभी हम लोग देखे ना, हेस्टिंग 1718 हेस्टिंग्स लड़ा है, तो कर्नवालिस नहीं होगा। ये जो है कर्नवालिस मैसूर में लड़ा था तृतीय में, ठीक है। चलिए, बक्सर 1764 वही दे दिया, वेंसिट यही बोल रहे थे, नहीं ये नहीं सर, बक्सर जो है वेंसिटार्ट हो जाएगा, चतुर्थ आंगल में शायद 1799 ब्लेजली हो जाएगा, प्रथम आंगल जो हो जाएगा 75-82 हेस्टिंग्स, द्वितीय आंगल 1803-5, तृतीय आंगल 1718। ये डेट याद रहना चाहिए, गवर्नर याद रहना चाहिए, और किसमें क्या क्या हुआ है संधि वो छोटा छोटा कुछ कुछ याद रखिए। ये तो जरूर ही आएगा, ये आने का चांस रहेगा अगर आएगा, ठीक है। ये सब याद, आंग्ल नेपाली युद्ध जो हुआ है 1416 के बीच हुआ, हेस्टिंग्स केस में होगा। फिर दे रहा ये मिलाने वाला बहुत दिमाग खराब करेगा, खूब अब यही होगा, सेम क्वेश्चन होगा। कह रहा कि बस युद्ध है और टाइम पीरियड है, इसको मैच इन द फॉलोइंग कीजिए, ठीक है, सही सुमेलित है उसको पहचानिए। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बताइए। ये 1767-69 दे रहा, 67-69 क्या मैसूर वाला कब हुआ? फिर ये तो मैसूर हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर, ये सही है 90-92। प्रथम आंग्ल बर्मा 1824-26, ये भी सही है। द्वितीय आंग्ल सिख ये 48-49 में हुआ था, ये भी गलत है, ठीक है। तो सिर्फ 2 और 3 सही है। चलिए, तो ये सब आप देखते रहिएगा, साल वाइज 1782, ठीक है। आंग्ल वही 1890-92 तृतीय वाला, प्रथम आंग्ल बर्मा 1824-26, आंग्ल सिख 1848-49 रामनगर चिलिया वाला, सब नीचे है चिलिया वाला, हटाइए।
भारतों में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठा किया, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं था। इसके पास पहाड़ी इलाका था, पहाड़ में रहना है, घोड़ा चढ़ना है, बचपन से ही पैदा लेता था, घोड़ा पे चढ़ता था, क्योंकि इसका एक ही काम था। इसका पहाड़ी इलाका में जो है ना, जो इलाका था पहाड़ी वाला, उसमें कोई फसल नहीं हो सकता, खेती नहीं होगा, खेती नहीं होगा तो खाएगा क्या? खाएगा, व्यापार भी नहीं होगा, खेती नहीं होगा, मतलब खेती नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, सिंपल समझिए। न व्यापार होगा, न वाणिज्य होगा, न इसके पास मतलब पशुपालन होगा, कोई सिस्टम इसके पास नहीं है। सिर्फ पहाड़ी इलाका, बहुत से बहुत तरह का, कुछ जंगल है तो कुछ जानवर रख सकता, बहुत ज्यादा तो नहीं रख सकता क्योंकि खेती नहीं हो रहा। ये सब क्या करता है यहाँ का लोग, पहाड़ी लोग, इस इलाका में जंगल में रहकर ट्रेंड होता सैनिक के रूप में, ठीक है, बचपन से ही। और बाहर के इलाका जो सिंपल मैदान था, गंगा का मैदान इधर, ये वाला दक्षिण भारत का मैदान, इस वाला इलाका में जो खेती होता उसमें जाकर लूट लेता। तुम उपजाओ पूरा खेती, जाकर लूट लेता। और उसके बाद यहाँ का राजा जब बना शिवाजी, तो बोला कि हम नहीं लूटेंगे तो हमको टैक्स दो, ताकि हमारा पेट भरे हम लोग का, ठीक है। और इसका कोई काम नहीं था, बचपन से युद्ध लड़ना, इतना युद्ध लड़ता था, इतना युद्ध लड़ता था कि इस इलाका में इसको हराना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन था, ठीक है। यहाँ तक कि अंग्रेजों को अल्टरनेट, मतलब कि अंग्रेजों से भी इसने सरदेश और चरमुखी टैक्स ले लिया था, क्योंकि बंगाल का कब्जा था, उधर से उड़ीसा वाला इलाका थे, उड़ीसा पे इसने कब्जा कर लिया था, और उड़ीसा से टैक्स लेता था बंगाल के नवाब से। अल्टरनेट अंग्रेज से ही ले रहा था मिला जुला के, ठीक है। मतलब अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो मराठा, क्योंकि बचपन से ही ट्रेंड आर्मी था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रबल विरोध मराठा ने किया पानीपत की तृतीय 1761 में। मराठा का श्रेष्ठता समाप्त हो गई, मतलब मराठा का श्रेष्ठता कब समाप्त हुआ? तब तृतीय पानीपत के तृतीय युद्ध में अंग्रेजों ने लाभ उठाया। वेलेस्ली ने 18 जून पेशवा की विशिष्ट सहायक संधि, जो हम लोग देखे थे 1888 में, 1818 में हेस्टिंग्स, जो अभी हम लोग देखे हैं, मराठा का पुनर्मिलन थर्ड जो है आंग्ल मराठा युद्ध हो गया और ब्रिटिश की सर्वोच्चता स्थापित हुई। रणजीत सिंह किस मिसल के थे? तो सुकुर चकिया मिसल, याद होगा आप लोग को, सुकुर चकिया। सुकुर चकिया मिसल का वंशावली यहाँ दे दिया है कि पहले था बुद्ध सिंह था, उसके बाद निगी सिंह आया, चिरहत सिंह आया, ये सब याद नहीं कीजिएगा, महासिंह आया, रंजीत सिंह आया, ये महाराजा की उपाधि लिए, और फिर इसके बेटा सब आया, खरग सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह, ठीक है, ननिहाल सिंह, चांदी कौर जो है पत्नी है चांद कौर। ये और ये दोनों का नाम याद रखिएगा। ये बहुत बालक था छोटा सा, और ये जो है बहुत ही योग्य शासिका मतलब हो सकती थी, अंग्रेज इसको बहुत बेरहमी से दबाया, ठीक है। ईश्वर की इच्छा है कि जब मैं सब धर्मों को निगाह मतलब इसका एक आंख फूटा हुआ था, ठीक है, तो बोला कि हमारा एक आंख फूटा हुआ है, तब क्या ही बोले, जनता राजा है तो जनता को बोला कि देखो भगवान चाहता है कि हम एक आंख से ही सब धर्म को देखें, मतलब सब धर्म समभाव का भावना रखे, सब इसलिए धर्म अपना जो है एक ना आंख समभाव का। थोड़ा मिल गया। हाँ, तो इसलिए इसने बता दिया जनता को, मैं सब धर्म को एक निगाह से देखूं, इसलिए भगवान ने मेरा आंख की रोशनी ले ली है। महाराजा रंजीत सिंह का कथन है, ठीक है। चलिए, समझ गए। कह रहा है इसका जन्म 1780 में गुजरावाला में हुआ था, डेट याद रखिएगा, और मतलब ईस्वी याद रखिएगा, जगह। शुक्र मिसल के जो है नेता थे दादा चेरत सिंह, ठीक है, उसी के घर में हुआ था। 4 प्रांत था इसके पास, ये भी पूछा जाता है कि रंजीत सिंह के अंतर्गत क्या क्या आता था। कश्मीर, कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, मुल्तान, लाहौर, ठीक लाहौर, है, पेशावर। जो है हाँ। सूबे कहलाते थे, 4 सूबा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रंजीत सिंह राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर, दिल्ली, मरकान, काबुल। अब देखिए यहाँ जब देखिएगा, श्रीनगर। कश्मीर है तो श्रीनगर होगा ही, दिल्ली नहीं होगा, मकरान नहीं होगा, काबुल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, रंजीत सिंह के वित्त मंत्री कौन थे? दीनानाथ, कौन थे? दीनानाथ। दीनानाथ। हाँ, महाराजा रंजीत सिंह के वित्त मंत्री थे। फकीर अजीमुद्दीन जो है उसका विदेश मंत्री था। विदेश वित्त मंत्री मंत्री। दीनानाथ, फकीर अजुद्दीन विदेश मंत्री। विशेष आदर्श सेना, मतलब रंजीत सिंह ने जो है विशेष आदर्श सेना को फौज खास करता था। स्पेशल है तो खास होगा, स्पेशल मतलब खास होता है ना, विशेष खास, बस हो गया, फौज खास हो गया। आगे 1822 में जनरल वंतूरा और अलार्ड द्वारा जो है किया गया था इसका गठन, ये फौज खास का। और इलाही बख्श को जो है तो खाने का कार्यवाह था। बस हटाइए सब। संघ, सिख संघ में 12 राज्य को क्या कहा जाता था? 12 राज्य को मिसल कहा जाता था, ठीक है। और कितने जो है देखिए, ये कह रहा है महाराजा रंजीत सिंह के जो है 12 सिख मिसल थे। उसमें कौन कौन था? हुलियावाला था, भंगी था, इसे नाम सामने याद रखिएगा। सिर्फ एगो आपको याद रखना है, शुक्र छकिया, यही रंजीत सिंह यहीं से थे। बाकी याद रखना है कि 12 राज्य जो है, 12 राज्य को क्या कहा जाता था? मिसल, ठीक है। ये मिसल में कौन थे? तो शुक्र छकिया मिसल एक थे, उसमें जो है कौन था? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह। रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। कहाँ थी? तो लाहौर लाहौर। थी, ठीक है। बाद में उसने अपना राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर बनाया था। तो अमृतसर। अमृतसर उसका धार्मिक राजधानी है और राजनीतिक राजधानी लाहौर है, ठीक है। अदालत आला, जब आला कहाँ मतलब अदालत कहाँ लगेगा, ठीक है,
अदालत का अच्छा राजधानी में रहेगा, तो ध्यान रखना है कि लाहौर में अदालत आला की स्थापना की थी। महाराजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पे अदालत आला, तो वही लाहौर हो जाएगा। रंजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। देखिए जो कोहिनूर हीरा था वो कौन ले गया था भारत से पहले? ये क्या नादिर साहब नादिर शाह। सत्रह हाँ, सौ और उनतालीस घूम में। फिर के जो है, घूम फिर के जो है ना, ये आ गया था अफगानिस्तान के शासक थे अहमद शाह अब्दाली, और उसके जो है पोता के पास, ठीक है, वहीं से जो है वो मतलब कब्जा करके इसके हाथ में दे दिया, ठीक है। देखिएगा यही है शाह सुजा। सुजा ने दिया था रंजीत सिंह को गिफ्ट के तौर पे। अहमद शाह अब्दाली के पश्चात जो है उसका पोता जो है शाह सुजा काबुल की गद्दी पे बैठा, ये जो अफगानिस्तान का इलाका है। और उसका भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकई सरदार की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित करके, मतलब उसको गद्दी से हटा दिया और स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। शाह सुजा ने काबुल पर राज पुनः प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह को बोला कि हम आपको कुछ गिफ्ट देंगे और हमको फिर से राजा बना दीजिए वहां के, क्योंकि मेरा भाई मार के भगा दिया है। तो उसी लिए उसने कोहिनूर हीरा कहा कि ये लीजिए मेरी तरफ से गिफ्ट, और मेरे भाई को मार के भगाइए। तो अहमद शाह अब्दाली जो है उसका पोता शाह सुजा और शाह महमूद, इसको गद्दी के लिए युद्ध हो रहा था, तो शाह सुजा ने जो है कोहिनूर हीरा किसको दे दिया, रंजीत सिंह को गिफ्ट के तौर पर। अमृतसर की संधि 1809 में हुआ है, ठीक है। इस संधि के द्वारा पंजाब ब्रिटिश भारत के बीच, अच्छा सॉरी, उस टाइम हम उस संधि का बात बोल दिए थे, ठीक है, पुरंदर की, वो दूसरा वो है संधि, लेकिन ये नदी का बात उसमें नहीं, ठीक है। अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था, पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सतलज नदी को सीमा पे लेकर, नदी है सतलज नदी, उसके पंजाब की तरफ का इलाका ये उसका, और इधर के बंगाल की तरफ का, बिहार की तरफ का इलाका अंग्रेज का, ठीक है। ठीक। इसकी सेना इधर नहीं पार करेगी, इसकी सेना इधर नहीं पार करेगी। चलिए, करा कि इस संधि के बाद महाराजा रंजीत सिंह जम्मू, मुल्तान और कश्मीर पर अपना अधिकार क्षेत्र में मिला लेने में समर्थ हुए, मतलब कि पूरा इलाका वो अपने में रंजीत सिंह मिला लिया, ठीक है। ये दोनों बात सही है। सही है। चलिए, यही बात है कि 1809 में मेटकॉफ ने जो है, चार्ल्स मेटकॉफ से जो है, मिंटो के दूत था, वही रंजीत सिंह से इस संधि पे सिग्नेचर किया था, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो खड़क सिंह हुआ। खड़क सिंह, बाबा खड़क सिंह का एक कहानी भी है, बचपन में पढ़े हैं क्या? हाँ, सुल्तान सुल्तान क्यों सुल्तान? में है। हाँ, सुल्तान नहीं तो सिर्फ मूवी है। सुल्तान है, माँ को अपने बेटे को अपने मतलब किसान को अपने लहलहाते खेत, इसी टाइप में ना, घोड़ा जो था मतलब वो हाँ, सुल्तान, तो वो जो खड़क सिंह है चोरी से उसको क्या किया, चुरा लिया, मतलब छल चलिए करके ठीक है। उनसे। अमृतसर की संधि किसके, अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच हुआ 1809 में। मेटकॉफ था, ठीक है, मेटकॉफ आया था संधि करने के लिए, मिंटो का दूत। अगला है महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तभी तुरंत देखें, खड़क सिंह, और हम लिख ठीक है। डाकू था ये। चलिए, अरे नहीं यार चलिए हटाइए। द्वितीय सिख युद्ध के निर्णायक युद्ध किस स्थान पे हुआ है, तो द्वितीय सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध गुजरात में हुआ है, ठीक। अभी देखते हैं हम कैसे। ये देखिए लाल पीला काला वाला दिख रहा होगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में हुआ, और चिलियावाला के स्थान पे एक और निर्णायक युद्ध पहले लड़ा गया। तो अभी क्वेश्चन आएगा आपके आगे थोड़ा देर बाद कि चिलियावाला का युद्ध किससे संबंधित है, तो आंग्ल सिख युद्ध से, सेकंड आंग्ल सिख युद्ध से, ठीक है। और उसमें अंग्रेजों को भारी क्षति हुई। उसके बाद चार्ल्स नेपियर ने गुजरात के युद्ध में तोपों की सहायता से सिखों को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया, हरा दिया। तो चिलियावाला में अंग्रेज थोड़ा सा पीछे हटा, और गुजरात में तोप की सहायता से अंग्रेज मतलब किसको, सिखों को उड़ा दिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में सिखों के पराजित हुए, और 29 मार्च 1849 के बाद पंजाब का विलय जो है कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा, और महाराजा दिलीप सिंह को जो है पेंशन दे दिया गया, बच्चा था ही, और अंग्रेजों ने जो है कमान संभाल ली, शासन संभाल ली। और डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था उस टाइम। डलहौजी के पास विलय की कोई वैधानिक और नैतिक अधिकार नहीं था। उसने मेजर इवानस बेल को संगीन विश्वासघात बताया, और घेरावाल की संधि के अनुसार अंग्रेज रेजिडेंट महाराजा दिलीप सिंह के राज्य को संरक्षक था। मतलब कोई विलय करने का कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इसके पास नहीं था कि 100% कर ले, तो उसने क्या किया, रेजिडेंट नियुक्त कर दिया। यदि कोई विद्रोह हुआ तो उसका उत्तरदायित्व अंग्रेजों का था, महाराजा का नहीं, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट वहां पे इसी युद्ध में, संधि में हुआ। करा अंग्रेजों पंजाब के सिख राज्यों का किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकार में ले लिया गया, अधिकार में 49 में ले लिया गया। अभी हम लोग पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब के शासन करने के लिए हित में 3 व्यक्ति का परिषद बनाया गया, तो उसमें कौन एक नहीं थे, क्योंकि ये जो अंग्रेज अधिकार कर लिया 49 में, तो 3 परिषद, 3 व्यक्ति मिलकर उसको शासन करेगा। क्योंकि दिलीप सिंह को तो पेंशन देकर कहा कि जाओ पेंशन लो और घूमो तुम, तो इधर हो गया सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, ये 2 व्यक्ति थे, ठीक है। तीसरा कौन था, यहाँ होगा नाम, ठीक है, ये एलियट और ये नहीं था। ये सब नाम मुश्किल होता है याद करना, फिर भी याद करना पड़ेगा। सर हेनरी लॉरेंस,
जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेविन, ये थे। ठीक है, देख लीजिएगा इस सबका नाम। जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविन माउंटसेल ये थे हेनरी लॉरेंस के साथ। हेनरी लॉरेंस प्रशासनिक उत्तरदायित्व देखता था, और जो है जॉन लॉरेंस भू राजस्व देखता था, और चार्ल्स मैसन न्यायिक विभाग देखता था। तीनों को एक एक विभाग दे दिया कि चलो हेनरी लॉरेंस क्या करेगा, प्रशासन चलाएगा। जॉन लॉरेंस क्या करेगा, भू राजस्व देखेगा, पैसा वसूलेगा। और चार्ल्स मेसन क्या करेगा, तो न्याय करेगा। ठीक है, ये तीनों मिलकर 3% मिलकर पंजाब का शासन चला रहा था। आगे है डोगरा। डोगरा जो है, कौन सा डोगरा, महाराजा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे। ठीक है, तो गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुच्चा सिंह। गुलाब सिंह शायद पंजाब या कश्मीर के इलाका का जमींदार था। ये भी बहुत पैसा वाला था। ठीक है, इसको कुछ इलाका दे दिया गया था अंग्रेज ने पैसा लेके। ठीक है, संधि में रणजीत सिंह मतलब इस सिख के पास पैसा नहीं था, तो बोला तुम उसी से ले लो, उससे पैसा ले लो, उसका कुछ इलाका उसको दे दो। ठीक है, तो डोगरा बंधु रणजीत सिंह के बेटे सर सिंह के समर्थक थे। उसमें महाराजा गुलाब सिंह डोगरा, जम्मू कश्मीरी है, बोले जम्मू कश्मीर इलाका, जम्मू कश्मीर एक घराना के संस्थापक और जम्मू कश्मीर रियासत के पहले महाराजा थे। ठीक, बाद में मतलब ये जमींदार था, इसको धीरे धीरे जो है गुलाब सिंह जो है धीरे धीरे वहां का महाराजा हो गया। ठीक है, देखिए इसलिए दे रहा है जम्मू कश्मीर रियासत के पहले महाराजा थे। ठीक, अगला है सिखों का राज अंतिम राजा कौन था, सिख राज का अंतिम राजा कौन था, तो दिलीप सिंह। हम लोग अभी देख रहे हैं बार कहाँ तक गया, 71 तक गया ना, 20 क्वेश्चन और है। किसने राजपूताना को देशी रियासत के साथ 1817-18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी, तो मतलब वही 1817-18 में जो है राजपूताना के साथ जो है संधि हुआ है, उसमें अधीनस्थ कौन किया है, मध्यस्थता कौन किया है, तो मेटकॉफ किया, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक। चलिए अगला है निजामुल मुल्क किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, तो 100% सबको पता है, हैदराबाद हो जाएगा। 1724 में किया था, चिंतलीज खां या निजामुल मुल्क उसी का नाम है। ठीक है, चलिए अगला है भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्या कथन पे विचार कीजिए करेंगे। हैदराबाद राज्य से आरकोट के निजामत का उदय हुआ, आरकोट। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, ये भी ठीक है। विजयनगर से मैसूर निकला ना, हैदराबाद से आरकोट निकला था। रोहिलाखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ था, तो ये गलत है। ठीक है, एक और दो सिर्फ सही हो जाएगा, इसका आंसर किधर गया, ये पूरा दे दिया है कहानी, वही चिक्का जो हम लोग पहले पढ़े थे, चिक्का की सुंदुतिया। हैदराबाद और राजकोट के निजामत का उदय हुआ, आरकाट कर्नाटक की राजधानी में थी, हैदराबाद से आरकाट निकला था और निजाम का उदय हुआ, और आरकोट जो है कर्नाटक की राजधानी थी। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य के संस्थापक पता ही होगा, सादत उल्ला खां था, और कर्नाटक राज्य हैदराबाद रियासत के अधीन था, इसी के अंतर्गत कर्नाटक आता था। सादतुल्ला खां ने अपनी स्वतंत्रता स्थिति कायम रखी। विजयनगर साम्राज्य के पतन में जो है मैसूर राज्य की स्थापना हुई थी, और मैसूर में वाडियार वंश जो है उसका शासन था। अंतिम शासक चिक्का कृष्णद्वितीय द्वितीय शासन काल में अंग्रेजों की वास्तविक शक्ति देवराज और नंदराज के हाथ में थी, और देवराज नंदराज जो है हैदर अली आया और मैसूर का सैन्य अधिकारी था, अफसर था। इसने आंतरिक कलह का लाभ उठाया और कब्जा कर लिया इलाका, तो फिर जो है अपना इस शासन शुरू कर लिया। रोहिलाखंड है राज्य की स्थापना गंगा घाट के क्षेत्र वीर दाऊद और उसके पुत्र मोहम्मद खान ने किया था, तो वीर दाऊद मोहम्मद खान रोहिलाखंड राज्य की स्थापना की। अगला, किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, मतलब किसने विद्रोह नहीं किया था, हैदराबाद के निजाम ने नहीं किया। तो विजयनगरम के राजा भी किया, तमिलनाडु के पोलीगौर भी किया, त्रवाणकोर के दीवान भी किया, वेलुथम्पी जो था, लेकिन हैदराबाद के निजाम नहीं किया। ठीक है, हैदराबाद प्रथम राज्य था, ठीक है, जिसने ब्लेजली के सहायक संधि पे चुपचाप से साइन मार दिया। ठीक है, 1794 में विजयनगर के शासक ने विद्रोह किया था। 1805 में त्रावणकोर के राजा त्रावणकोर के राजा जो है महाराज की सहायक संधि के लिए विवश करने को वहाँ जो है मतलब करा महाराजा को विवश किया गया, तो उसका जो दीवान है उसने वेलुथम्पी उसने विद्रोह किया था। डिंडीगल और मालाबार में पोलीगरों ने इतना में भू राजस्व व्यवस्था का विद्रोह, मतलब ये सब विद्रोह किसी न किसी तरह से किया था। कौन, त्रावणकोर में विद्रोह हुआ, तमिलनाडु में हुआ, विजयनगरम में हुआ, हैदराबाद के निजाम चुपचाप सहायक संधि पे स्वीकार कर। हैदराबाद राज्य का आधिकारिक से भारतीय संघ में कब मिलाया गया, 1948 में। ठीक है, आधिकारिक रूप से। ठीक है, अगर कह दे कि भारत में कब मिलाया गया, तो ऑपरेशन पोलो के साथ मिलाया गया। ठीक है, कितना में भैया? पोलो, ऑपरेशन पोलो नहीं है, 17 अक्टूबर 1948। 48 1917 सॉरी। कोई दिवस मनाया जाता है ना 17 अक्टूबर को, अरे यही कुछ मिलाने घोषणा की। तो किया है। हाँ 17 ये सितंबर। लोग अच्छा क्या मनाया जाता है, भूल गए हम तो। 17 सितंबर है या अक्टूबर है, सितंबर है सर। सितंबर है सर।
चलिए तो इसे देख मैदान लीजिएगा, फिर ऑपरेशन पोलो लिख दिए हैं अपना, तब पता चल जाए। अब ये दे रहा है क्षेत्र बता गए, कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 चाहिए, ठीक है। प्रथम प्रथम आंग्ल अफगान, प्रथम आंग्ल मराठा, प्रथम आंग्ल मैसूर। तो देखिए कभी भी मिलाइए तो जो आपको याद रहेगा उसको मिला लीजिए, ठीक है। पहले आपको सबसे आसान कौन लग रहा है, देखिए पहले इसमें देखिएगा कभी कभी नहीं याद आएगा। सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है, ठीक प्रथम है। प्रथम तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है? प्रथम 1775। आंग्ल 75 से 82। मराठा युद्ध 75-82 है ना, तो नहीं याद था। जी हाँ तो ये हो गया, आपका मैच कर गया। द्वितीय आंग्ल में शुरू क्यों हुआ था? 80-84 हुआ था, 80-84 हो जाएगा। आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 18 से 26 हो गया, ठीक है। और आंग्ल अफगान 88। 38 से 42 तक हुआ था, तो ये हो गया। तो जो अगर एक दो जो भी पूरा नहीं भी याद है आपको, जो एक दो याद है वो मिलाइएगा, फिर यहाँ ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि कई बार आपको एक दो से ही आंसर पता चल जाएगी, यही होना है, ठीक है। यही है प्रथम आंग्ल, द्वितीय आंग्ल, ठीक है, आंग्ल बर्मा और आंग्ल अफगान। आगे फिर वही दे दिया है कि कालक्रम में, मतलब कि समय पीरियड, टाइम पीरियड में, तो सबको याद होना चाहिए। अमृतसर की संधि 1809, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 99-97, लाहौर की संधि 1846 जो हम लोग ऊपर लिखे थे रंजीत सिंह में, ईस्ट इंडिया कंपनी मेवाड़ की संधि 1818 में, ठीक है। ये 1818 में आंग्ल, मतलब जब जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और खत्म हो गया वो इलाका, ठीक है। अब इसको ईस्वी में मतलब दे दिया, अब क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले कौन होगा? 1799, फिर कौन होगा? 1809, फिर कौन होगा? 1818, फिर कौन होगा? 1846। तो देख लीजिए 2 1 3 4 3 होगा, ठीक। यही सब दे दिया, तो यही इसमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, किस युद्ध के दौरान फौज के ठिकान सरहद की रक्षा करने और धावा प्रारंभ करने के लिए सामरिक स्थान के रूप में प्रयोग करने के लिए पहाड़ी यानी हिल स्टेशन के रूप में शिमला, मतलब शिमला जो बनाया गया था ना, कह रहा कोई एक युद्ध हो रहा था, तो शिमला का जो स्टेशन है, हिल स्टेशन, उसका प्रयोग या उस शिमला की स्थापना सिर्फ इसलिए हुआ था कि एक फौज का ठिकाना होगा, सरहद की मतलब की रक्षा की जाएगी, मतलब बॉर्डर इलाका का, और साथ में धावा हम पहले किसी पे बोले या हम स्ट्रेटेजिक जो है बजट जिसको कहते हैं, वो हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए उसका स्ट्रेटेजिक प्लेस के लिए उसका इस्तेमाल किया गया था संस्कृत, इसीलिए इस्तेमाल स्थापना हुआ। तो गोरखा से हम युद्ध कर रहे थे अंग्रेज गोरखा युद्ध जो हो रहा था, एंग्लो गोरखा युद्ध, उस युद्ध में इस जगह को स्थापित किया गया था, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अभी 1814-16 तक पर अंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, उसी गोरखा युद्ध इसी को बोलते हैं। इसी युद्ध में जो है इस ये मतलब शिमला की स्थापना की गई थी। शिमला का विकास एक हिली स्टेशन के रूप में हुआ था। अभी भी शिमला में जाएंगे तो हिली स्टेशन पे आर्मी का कैंप होगा, ठीक है, स्टेशन होगा। इसकी स्थापना मतलब कि युद्ध की खत्म जो हुआ था, तो इस युद्ध का अंत किससे हुआ था? 1816 में सुगौली की संधि। ये सुगौली याद रखिएगा, बार बार आएगा, ठीक है, सुगौली की संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसने हस्ताक्षर किया सुगौली की संधि? देखिए वही बात आ गया, कर्नल पेरिस बेड्रसा, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस बेड्रसा, याद रखें बेड्रसा। 4 मार्च 1816 को हुआ था, और नेपाल के गुरु थे, मतलब नेपाल के राजा थे गुरु गजराज मिश्र, लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस बेड्रसा। 80 में है कि पानीपत का तृतीय युद्ध में जो है अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, सही बात है क्या? अहमद शाह अब्दाली जो है कह रहा इब्राहिम लोदी को, तो इब्राहिम लोदी पानीपत के तृतीय युद्ध में जिंदा था क्या कि मारा गया? नहीं प्रथम वो में तो मारा पहले गया। युद्ध में। हाँ तो तृतीय में कौन था? मराठा था, तो ये पहले तो गलत हो गया आपका। द्वितीय आंग्ल में शुरू, मतलब तृतीय आंग्ल में सिर्फ थर्ड बार में जो है टीपू सुल्तान अब मर गया, तृतीय में तो मरा नहीं, जिंदा था, गिरौन चौथा में मरा, ये गलत हो जाएगा। प्लासी के बैटल ऑफ प्लासी जो है नवाब सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र करा था, तो यही तो बीबीआई है, किया था कि नहीं किया था? जी सर, षड्यंत्र। तभी तो इसको मतलब कहा जाता है कि मीर जाफर है ये, ठीक है। हाँ, इतिहास। चलिए तो बाकी ये कहानी कथा वही जो है बात लिखा होगा। चलिए, नया लोग जितने भी हैं, ये आपको यही आपका है अमृत, यही अमृत है, इसके बिना पिए आपका जिंदगी धार नहीं रहेगा, इसको पीजिए जितना पी सकते हैं। 1768-69 ये दे दिया है कि मतलब सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो पहला 1768-69 पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, 90-92 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 24-26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 43-46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये सिख वाला है, ठीक है। ये अब यहाँ देख लीजिएगा। हाँ तो कह रहा है कौन युग सुमेलित है, तो पहला गलती हो जाएगा, 48 दूसरा 49 तीसरा हुआ सही है था कि पहला आंग्ल सिख युद्ध हो जाएगा, द्वितीय यही गलती हो जाएगा, तो सिर्फ ये दोनों हो जाएगा, ठीक है, पहला और ये गलत हो जाएगा।
तो सिर्फ 2 और 3 है, 2 3 नहीं है क्या आंसर भी नहीं? अच्छा है ये, ठीक है। यहाँ से फिर मिला लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके देखिए सर। द्वितीय आंगन सीक्वेंस में दिया है ना, 48-49 में हुआ था रामनगर चिलियावाला गुजरात। तो रामनगर का युद्ध हुआ, चिलियावाला और निर्णायक रहा, और गुजरात में अंग्रेजों ने तोप की सहायता से सिखों को उड़ा दिया। अभी तुम देखे थोड़ी देर पहले। ये आंग्ल भी अब थोड़ा देर बाद बर्मा आएगा। आंग्ल बर्मा युद्ध जो है याडुक की संधि द्वारा था। हाँ सर बोलिए। सर, दूसरा कब हुआ था आंग्ल बर्मा युद्ध? सर याद नहीं आ रहा। 52 में, अच्छा, 1852। ओके सर, ठीक है। ये खत्म हो गया यार। चलिए, किस देश की रियासत को अंग्रेज ने अपने मतलब क्षेत्र में नहीं मिलाया? मतलब किसको अपने में नहीं मिलाया? तो सिंध को मिलाया, इसको सिंध को पहले बोला क्या? अंग्रेज बोला हम कब्जा करेंगे। बोला नहीं 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 नहीं, इसको तो हम सुरक्षित करेंगे, मेरा मित्र है, इसको मत कब्जा करो, ठीक है। और रणजीत सिंह मतलब जब थोड़ा कमजोर हुआ, खटजबर उसको अपना बना लिया, ठीक है। नेपियर को भेज दे, नेपियर ही ना गया था सिंध मिलाने के लिए, चार्ल्स नेपियर। हाँ सर। आप लोग का क्या बोले, हम गंदा वर्ड दिमाग में आ जाता है, इसे नहीं भूला सर, जाता सही बोल रहे है। चलिए, उसके बाद जो है अवध तो पता ही है आपको, सतारा पता ही है। ग्वालियर को नहीं मिला था, अंग्रेजों का जो है बहुत जरा सपोर्टर था। तो अंग्रेजों द्वारा ग्वालियर विरासत का विलय नहीं किया गया था। सिंध का विलय सॉरी एलन ब्रो नेपियर ने किया था। देखिए हम यही कह रहे हैं ना, कुछ न कुछ मिस्टेक हो रहा होता है। एलन ब्रो 1843 में किया था। पहले इसको मिलाने के लिए क्या नाम है अपना, रंजीत सिंह चाह रहा था, बहुत प्रयास किया, एकदम पास में चला गया था जीत के, तो बोला नहीं मेरा मित्र है, इसकी सुरक्षा देना। बाद में एलन ब्रो को नियुक्त किया गया और इसको जो है विलय करवा लिया, कहा कि नहीं अब ये तो मेरा होगा, ठीक है। सतारा के विलय 48 में हुआ, डलहौजी द्वारा व्यापक संधि के द्वारा, और व्यापक संधि के अनुसार विलय प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य सतारा ही था। अच्छा, सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। 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 अब व्यापक संधि पर सिग्नेचर करने वाला या विलय होने वाला पहला राज्य सतारा हो जाएगा, ठीक है। सतारा कब? 48 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये ई भी याद रखिएगा आप, क्योंकि ये कई बार झांसी हमको मिला है, पूछा हुआ, इसलिए वीवीआई लिखे हैं। नागपुर मिला है, इसलिए वीवीआई लिखे सर हैं। डेट याद करनी आपको पड़ेगी याद सारी। रखना। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई कॉन्सेप्ट आपके पास दूसरा नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। सतारा ठीक है, ठीक। 48, ठीक है। जैतपुर संभलपुर 49, बघाट 50, उदयपुर 52, झांसी 53, नागपुर 54, करौली 55, और अवध का विलय कुशासन के आरोप में कोई कंसेप्ट नहीं बचा तो 56 में, ठीक है। अभी हम सब देखे हैं, 3 गो रिपोर्ट इसके बारे में आया था, तीसरा रिपोर्ट में इसका विलय हुआ। पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में डलहौजी ने 1849 में किया, ठीक। कह रहा है कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध लड़ाई, बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव था। बताइए, मीर जाफर तो मिल गया था क्लाइव से, तो उसके विरुद्ध कहा गलत हो जाएगा? मतलब प्लासी के युद्ध में तो मिल गया ना मीर जाफर, तो बक्सर के युद्ध में उसके खिलाफ कहाँ होगा? वो तो उधर बंगाल का नवाब उसको बना के बोला कि उधर खाओ झालमुड़ी, तो ये तो नहीं होगा, पहला गलत हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो पहला वांडीवासी का युद्ध जो है वो वांडीवास का युद्ध सही है। फ्रांसिस और फ्रांसीसी कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसी के बीच में लड़ा गया था। जी। मेरे मोबाइल में बज रहा है यार, ये तो दीदी हार गई क्या बंगाल? रुकिए एक सेकंड देख। हाँ कंफर्म है सर। हार जाएगी। हार गई? हाँ हाँ कंफर्म है सर, तो पहले से हारी हुई थी। नहीं ऐसे कैसे हार गई? कितने सीट हो गया? हार जाएगी। बीजेपी टीएमसी 119 और बीजेपी 143। अच्छा देखिए, उठा पटक हो गया ना। चलिए, चिलियावाला का युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठा था, तो मराठा चिलियावाला के, तो मराठा से क्यों लड़ेगा? अभी तुरंत हम लोग देखे चिलियावाला और निर्णायक राजपूतों के विरुद्ध लड़ा गया था, तो गलत हो जाएगा। खुर्दा का युद्ध जो है निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो मराठा विरुद्ध जो है निजाम था, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ सही की बात करेगा तो ओनली और वन क्या हो जाएगा? वांडीवास का युद्ध, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। चलिए, अभी यहाँ पर पूरा दिया है, अब इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 84, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक, प्रथम मैसूर, तो बस वही बात है, कहा था कहानी, संधि दे दिया है, सबको पता है, आराम से मार लीजिएगा। प्रथम कर्नाटक एक्सला चेपल की संधि, थोड़ा देर पहले ही पढ़े, देखिए एक्सला चेपल ये है, ठीक है। उसके बाद है तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो द्वितीय कर्नाटक दिया है नहीं दिया? हाँ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक में कोई संधि नहीं हो और निर्णायक, ठीक है। और तृतीय दे पेरिस की संधि, हालांकि द्वितीय भी कभी कभी दे देगा, थोड़ा देर पहले ही पढ़ के आए। कहाँ की संधि? भाजपा के केंद्र शासित प्रदेश है, बताइए। हाँ बीजेपी सरकार बना रहा है वहां भी।
143। हाँ तो द्वितीय भी दे देगा कभी कभी। पुदुचेरी तो मारना है, इसने झगड़ा नहीं कर लेना है कौन निर्णायक होगा, वो एमआर फाड़ देंगे, नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी दे दे आपको मार करना है। तृतीय कर्नाटक तो हो गया आपका, और प्रथम आंग्ल मैसूर ब्रिटिश की हार हुई थी, पते हैं। चलिए ये दे दिया अपना, हटाइए। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध एक संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, निम्नलिखित में कौन सी संधि थी? ये यांडूर की संधि, ऊपर नहीं बोले थे, ये पूछेगा नीचे। चलिए हाँ, यांडूर की संधि नीचे दिया होगा, देख दिया है। प्रथम आंग्ल बर्मा 1824 से 26 के बीच हुआ था, लॉर्ड हर्मेस्ट के काल में हुआ था, बर्मा पराजित हुआ था, और यानुब की संधि के तहत जो है युद्ध समाप्त किया गया, और उसमें क्या क्या अरकान और टेंसरीन प्रदेश मिला। बर्मा ने अपनी राजधानी अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार किया, वही सहायक संधि के तहत। और असम, जयंतिया, कछार, ये सब इलाका बर्मा ने अपना अधिकार छोड़ दिया, तभी तो अब असम भारत में मिल गया बाद में। कछार भी इधर ही, कछार, कछार नेवी बोलते थे किसी सेना को, बताइए तो किसको बोलते हैं? कछार नेवी या कछार असम आर्मी, क्या बोलते हैं? कछार असम राइफल, प्रहरी, कछार लेवी, लेवी। अच्छा लेवी बोलते हैं, अच्छा ठीक है, देखते कछार लेवी, असम राइफल को बोला जाता है। चलिए यादवों की संधि 1826 में, सालाबाई 1782 में, और गंडमुख जो है 1889 में। इस सफनिष्ठ है, तो कह रहा है कि इन संधियों द्वारा विभिन्न भारतीय शक्तियों ने ब्रिटिश को हराने के लिए गठजोड़ बनाया। इन संधियों ने दक्षिण एशियाई शक्ति को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश को समर्थन किया। यही है, ये सब संधि क्या था? तो ब्रिटिश दक्षिण एशिया में, यानी हमारे इलाका में, दक्षिण एशिया में ब्रिटिश का समर्थन किया है। दक्षिण एशियाई शक्ति को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश का समर्थन किया है। चलिए हटाइए अब इसको। बंगाल दीदी हार गई, ये तो यूनिक हो गया। फिर वही दे रहा है कि तृतीय कर्नाटक, द्वितीय मैसूर, प्रथम मराठा, प्रथम आंग्ल सीखियो, तो वही संधि दे रहा है। तो जो संधि आपको याद है, इस टाइप के क्वेश्चन में पहला दिमाग में यही रखना, जो संधि सबसे पहले आपको याद है सबसे पहले उसको टिक मार दीजिए, ठीक है। तो बताइए तृतीय कर्नाटक युद्ध थोड़ा देर पहले पढ़ के आए, कौन सी संधि? पेरिस की संधि। हाँ, मैसूर युद्ध का रहा तीसरा, मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। प्रथम मराठा युद्ध, तो प्रथम मराठा कौन सा हो जाएगा बताइए? सालाबाई 1782, ठीक है। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये लाहौर। ये आप बताइए, तीन वो आपको याद है, एगो नहीं हो याद है, क्या ही फर्क बने? क्वेश्चन बनेगा। बहुत बार ऐसा होगा कि सिर्फ एक याद है और क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत बार होगा कि दो याद है फिर क्वेश्चन बनेगा। तो जरूरत है चारों याद होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप प्रयास करेंगे। कह रहा है कि अभी सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो पहला बक्सर का 1764, सही बात है। सहायक संधि 1863 में। सहायक संधि कब शुरू हुआ था? 98 सही। 98, ये गलत हो जाएगा। और तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, एकाधिकार कब आया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब से शुरू हुआ? 33 में पूर्णतः एकाधिकार, मतलब जो है किस पे एकाधिकार था? एकाधिकार खत्म नहीं किया गया यहाँ पे, EIC का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः खत्म कर दिया, ठीक है, वही है। और लिखा नहीं यहाँ पे। ब्रिटिश नागरिक और कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का मार्ग खोला गया था, 1813 में ही खोल दिया गया कि पूर्णतः एकाधिकार नहीं रहेगा, खाली चीन और चाय पे एकाधिकार रहेगा। यहाँ पूर्णतः एकाधिकार खत्म कर दिया गया और यहाँ इसका रास्ता खोल दिया गया, तो यही हो जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं मुक्त व्यापार जो है शुरू हो गया। 99 पे आ गए, 89 पे आ गए हम लोग। फिर वही बात है, इलाहाबाद की संधि, मंगलौर, सालाबाई, मद्रास। तो देखिए इलाहाबाद की संधि हम लोग 1765 2 तारीख को देखे हैं, 12 और 16 अगस्त। और मंगलौर 80-84, तो 84 में हो जाएगा। सालाबाई 1782 हो जाएगा। मद्रास तो हम लोग देख ही लिए हैं 1769, ठीक है। मद्रास, मत्स्यपट्टनम, तो प्रथम मैसूर इसी में हुआ है। चलिए आएगा फिर वही है यार, दिमाग खराब कर दे रहा है हमारा ये। द्वितीय आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल फ्रांस। अच्छा लास्ट पे है क्या? जी सर। तो मैसूर युद्ध कह रहा है, द्वितीय आंग्ल मैसूर, तो प्रथम 67-69, दूसरा 80-84, ठीक है। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, तो आंग्ल फ्रांसीसी जो है कितने हो जाएगा? 50 से 54, 1750-54। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो पहला 82 हो जाएगा उधर, और दूसरा 1803 से 1805, 1802 संधि हुआ था, उसके 1803 से 5। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, अब एगो में गया, कितने हो जाएगा? 78 से 80, ठीक है। यही बात यहाँ का था, कहानी लिखा होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था, ओह माय गॉड, बस एक दो बस। महादेव। दक्षिण भारत के 18वीं शताब्दी में आर्काट राज्य के निम्नलिखित विषय में कौन सा सही है? अभी सबसे पहले एक याद होगा, थोड़ा देर पहले पढ़े थे, आर्काट राज्य, ठीक है, याद आया? नहीं याद आया? एक ही बार ऊपर पढ़े हैं, हमको याद है पूरा, ठीक है। दक्षिण भारत का राज्य है, काट के अलग किया गया है। दाऊद खां, दाऊद खां
दाऊद खां पन्नी, ठीक है। और सादुल्ला खां द्वारा इस राजवंश की स्थापना की गई थी। अर्काट की 1740 में अर्काट जो है इंग्लिश और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दीर्घकालिक संघर्ष स्थल रहा, मतलब युद्ध स्थल था ये, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 18वीं शताब्दी में विकेंद्रीकरण अर्काट राज्य के एक प्रमुख विशेषता थी। मतलब ये विकेंद्रीकरण नहीं थी क्योंकि किसी के अंदर ही था। और दूसरा नंबर ये स्वतंत्र हुआ, ठीक है, केंद्रीय सेंट्रलाइज होगा, ठीक है। दक्षिण भारत में उसमें उभरने वाला दूसरा राज्य मैसूर था। तो कह रहा है कि दूसरा मुख्य राज्य मैसूर था, मतलब कि सेकंड स्टेट ये था बड़ा उभरने वाला। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत। बाकी इसमें कथा कहानी अर्काट राजवंश की स्थापना दाऊद खां पन्नी और साउदुल्लाह खान ने दक्षिण भारत के उस समय उभरने वाले दूसरा मुख्य राज्य मैसूर था। 1740 में अर्काट इंग्लिश और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक युद्ध स्थल के रूप में काम किया। अब यहाँ से प्रशासनिक नीतियां हैं, यहाँ से ठीक रहेगा, ठीक है। ठीक क्या रहेगा, जब पढ़ा रहता है ना तो मूड खराब रहता है, मन नहीं करता उसको पढ़े में। अच्छा ये तो छोटा सा ही है, इसमें कितना क्वेश्चन है? 26 क्वेश्चन। इसको कर लिया जाता ना? अच्छा इसको भी कर लिया जाए क्या? नहीं, हाँ छोटा है ये। 26 गो है। अभी नहीं सर। नीति में क्या क्या है ये कल किया बताइए। जाएगा। डिटेल भी है ना, 26 को है वो अलग बात है, डिटेल भी तो है। इसका डिटेल भी बता देंगे, रहने दीजिए कल ही कर देंगे, क्योंकि इसमें जो नियम सब है ना तो ये मतलब आएगा क्वेश्चन 30 तो ज्यादा तक काम रहता है। थोड़ा सा भी हमको आदत नहीं है, तो आदत जब पकड़ेगा ना तो फिर तो जरूरत नहीं आदत, जरूरत नहीं आदत पकड़ने का, ऐसा ही चलेगा। अभी दिल से नहीं हो रहा है, ये सोचा इसे कर रहे हैं, बस गुस्सा जा रहे हैं। पता है पता है पता है तो चावल डाल दीजिए, खाली पत्ता रखने से। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग का, ठीक है। और किसी को समस्या तकलीफ दिक्कत है तो बता सकते हैं।